एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। स्वागत है इस वीडियो में आपका, जहां हम डिस्कस करेंगे इस पूरे महीने की प्लेसेस इन न्यूज़। लेकिन इससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन और है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना, प्रैक्टिस की कमी रह रही है, आंसर्स कभी कभी छूट जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो रहे, तो आपके लिए आ चुका है हमारा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम IDMP 2025, जहां पर आपके पास होंगे इंटीग्रेटेड डेली के MCQs, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी वीकली टेस्ट होंगे। आप एसएस के भी टेस्ट देंगे और यानी जब तक आपका मेंस आएगा, प्रीलिम्स आएगा नेक्स्ट ईयर का, तब तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे। अपनी प्रिपरेशन को इस सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के साथ आप बूस्ट करेंगे। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, जहाँ आप CSET टेस्ट देंगे, डेली और वीकली मेंस प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप पूरी तरह अपने आप को प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनाएंगे। इस प्रोग्राम की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आपको मिल जाएगी। और अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रोग्राम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। आज की डिस्कशन पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स जो शुरू हुआ तो ये ब्रिक के नाम से स्टार्ट हुआ था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, जिसको जिम नोनायल ने कहा था कि ये एक विश्व की जो इकोनॉमी है उसकी ब्रिक यानी ईंट की तरह काम करेंगे, जो पूरी अर्थव्यवस्था को पुश करेंगे दुनिया की। लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया। और 2024 में ही इसमें कुछ नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया। आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। इजिप्ट, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, अर्जेंटीना। इनके सही आंसर आपको मुझे बताने हैं। फॉर अ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अर्जेंटीना को इनवाइट था कि वो ज्वाइन करे, लेकिन अर्जेंटीना ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो हमारे पास बचे ये 5 देश। क्या ये सभी ब्रिक्स के मेंबर हैं जब एक्सपेंशन हुआ है? तो नहीं, टर्की भी उससे बाहर है। तो कौन कौन बच गया? इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, ये चारों इसके मेंबर हैं। और देखिए जरा कि ब्रिक्स पे आपकी कितनी समझ है। 5 देश जो ज्वाइन हुए हैं उसमें 5वां कौन सा, मुझे ये बताइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? यानी अभी आपको पता है SCO में कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं? ईरान इसका मेंबर बना है, लेकिन जो जब इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे तो कौन कौन थे? आपके पास ऑप्शन है चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। करेक्ट आंसर में बताइए कौन सा है। मैं आपको बता दूं, SCO जो शुरुआत हुई थी 1996 में एक तरह से हुई थी, और जब ये शुरू हुआ था तो 4 देश इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। अगर हम चाइना को गिने तो चाइना, रशिया, ये दो तो अलग ही थे। इसके अलावा किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 देश इसके मेंबर थे। मैं 4 कह रहा था, 2 तो हो गए रशिया, चाइना, 3 सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, यानी कजाकिस्तान भी इसका मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर, और किर्गिस्तान भी इसका मेंबर था, और तजिकिस्तान इसका मेंबर था। तो ये 1, 2, 3 इसके मेंबर थे। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके फाउंडिंग मेंबर्स नहीं थे। विच बी सी और करेक्ट आंसर, विच इज सी। तो आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं? मेरा सवाल है कि फाउंडिंग मेंबर्स इसके, चलो ये 5 थे, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान। और आज इसकी मेंबरशिप कितनी है? आज इसके कितने मेंबर्स हैं? आज इसके मेंबरशिप में बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ये हुई इसकी ओवरऑल मेंबरशिप। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन में कौन से नए देश जुड़े। देखिए, अर्जेंटीना इसका पार्ट अब नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के 5 देश तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें जो नए मेंबर्स जुड़े हैं वो है इथियोपिया फ्रॉम अफ्रीका, इजिप्ट अगेन फ्रॉम अफ्रीका, ईरान फ्रॉम एशिया, UAE, सऊदी अरेबिया। तो ये आपके हो गए 10 मेंबर जो इसमें जुड़े हैं, और अब हो गया ब्रिक्स में 10 मेंबर स्टेट बन चुका है। ठीक ठीक उसी तरह से अगर हम SCO की तरफ जाते हैं तो SCO की मेंबरशिप कुछ इस तरह से है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि SCO में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, ये तो होगा भैया इसके फाउंडिंग मेंबर्स 5 के पास। ठीक है, तजिकिस्तान के बाद इसमें जुड़ा उज्बेकिस्तान, ठीक, उज्बेकिस्तान के बाद इसमें जुड़ा इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। तो कितने मेंबर्स हो गए? 10 मेंबर्स के हो चुके हैं अब।
बेलारूस भी इसको ज्वाइन कर चुका है। बेलारूस ने 2024 में इसको ज्वाइन किया, 2023 में इसको ईरान ने ज्वाइन किया था। तो ये हो गए इसके एससीओ के मेंबर्स। तो सेंट्रल एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो एससीओ का मेंबर नहीं है? उसका आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। ठीक है, याद रखिए तुर्कमेनिस्तान आमतौर पे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता, यह तुर्कमेनिस्तान की खासियत है। तो जब मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी मेंबर्स इन ब्रिक्स 10, हाउ मेनी मेंबर्स इन एससीओ 10, विच आर द मेंबर्स, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। लेकिन पहले फिर एक बार सवाल, क्या अर्जेंटीना ब्रिक्स का मेंबर है? नहीं। सऊदी अरेबिया को लेके थोड़ा कंफ्यूजन था, पहले उसने कहा नहीं हम ज्वाइन कर रहे हैं, फिर उसने कहा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, और अभी कई वेबसाइट्स में जून तक ऐसा है कि सऊदी अरेबिया मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट पास बाय यूएस कांग्रेस। अब पहली बात, तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट की बात हो रही है, इसको लेकर एक एक्ट यूएस की कांग्रेस में पास हुआ। तो पहली बात, कहां पर है तिब्बत? तो ये रीजन तिब्बत का है, जिसके ऊपर चाइना का भी एक तरह से कंट्रोल है, और यहीं से दलाई लामा फिर जब माइग्रेट करके इंडिया आए थे, और अभी तक बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजीज इंडिया में रहते हैं, क्योंकि तिब्बत में चाइना अपना प्रभुत्व जमा के रखता है। लेकिन तिब्बत की लोकेशन तो पता चल गई आपको। तो सवाल ये है कि ये जो एक्ट है ये क्या है? तो देखिए, चाइना का ऐसा मानना है कि चाइना का ही तिब्बत है, और चाइना अक्सर कई सारे प्रोपेगेंडा ऐसे लाता है कि भाई हमेशा से इतिहास में हमारा ही तिब्बत के ऊपर कब्जा रहा है। लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद अमेरिका डायरेक्टली दलाई लामा के साथ और बेहतर तरीके से बात कर पाएगा, जो तिब्बतन रिफ्यूजीज है उनके लिए कुछ कर पाएगा, और यहां तक उसके कोई अधिकार मिलेगा कि जो ऐसा प्रोपेगेंडा है जहां पर ऐसा क्लेम किया जाता है कि हमेशा से ही तिब्बत के ऊपर चाइना का कब्जा रहा है, ऐसे प्रोपेगेंडा को वो डिस्पेल कर सकता है। तो ये जो चाइना डिस्प्यूट एक्ट है ये पास होने वाला है। कहां पास हुआ है? असल में यूएस की कांग्रेस में। ठीक है, यूएस की आप कह सकते हो लोकसभा एक तरह से, राज्यसभा तो वहां की सेनेट हो गई। तो वहां ये पास इसलिए हुआ है कि चाइना का किस तरह क्लेम होता है कि हम 700 सालों से इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए, हमारे अंदर ये तिब्बत, इसको काउंटर किया जा सके, और जो चाइना का अननेसेसरी क्लेम्स है उसको काउंटर करने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये एक एक्ट पास हुआ है अमेरिकी कांग्रेस में। तिब्बत कहां पर है ये आपको पता है, चाइना कहां है आपको पता है, इंडिया कहां है पता है, अमेरिका कहां है ये तो आपको पता है ही। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी तरह जिस तरह अचानक से जाग उठा है ये चीज, उसी प्रकार से एक नई चीज जागी है, वो है आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी क्या होता है? वो होता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये असल में डेवलप किया जा रहा था रशिया, इंडिया और ईरान के द्वारा, ताकि वो एक नया ट्रेड रूट डेवलप कर सके। आमतौर पर जो ट्रेड रूट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि भारत से अगर आपको रशिया सामान भेजना है तो आप उसको सुएज कनाल से लेके जाओगे, फिर वो मेडिटेरेनियन सी में जाएगा, फिर वहां से होके हुए नॉर्थ सी होते हुए तब जाकर वो रशिया पहुंचेगा सेंट पीटर्सबर्ग में। लेकिन ये चाहते थे कोई ऐसा रूट हो जिसमें वो शॉर्टकट तरीके से कनेक्ट कर पाए इस पूरे सेंट्रल एशिया, रशिया और इंडिया को। इसके लिए ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात की थी, जो कि इंडिया के से होते हुए आपका ईरान का जो बंदर अब्बास का पोर्ट है वहां से होते हुए आप अजरबैजान और वहीं से आप रशिया पहुंच जाओगे। तो ये रूट डेवलप करने की कोशिश की गई थी। बाद में सोचा ये गया क्यों ना इस रूट से हम सेंट्रल एशिया के स्टेट को भी जोड़ ले, अफगानिस्तान को भी जोड़ ले। उसके बीच में अशगाबाद एग्रीमेंट को उसमें जोड़ा गया। लेकिन बात ये थी कि ये रास्ता काफी सालों तक बंद हो गया, डेवलप नहीं हो पाया। क्यों? ईरान के ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं, रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लग चुके हैं। तो सैंक्शंस की वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया। तो आईएनएसटीसी जिस तरह से इसको डेवलप होना था कि आप मुंबई से चलेंगे, बंदर अब्बास जाएंगे रशिया में, ईरान के पोर्ट से आप होते हुए यहाँ घूमते हुए रशिया पहुंच जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, नया रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। ये ब्लू वाला जो है ये जमीनी रास्ता है, यानी यहाँ मुंबई से आप यहाँ पहुंचे ईरान से आप यहाँ या तो कैस्पियन सी जो है इसको पकड़ के आप यहाँ से अस्त्रखान होते हुए पहुंच जाओगे रशिया, या फिर आप अभी अस्त्रखान में रेलवे लाइन डेवलप की जा रही है ये वाले हिस्से में। ये खास बात है, आईएनएसटीसी के अंतर्गत ही अस्त्रखान के आसपास रेलवे लाइन डेवलप की जा रही है। किस चीज के लिए? ताकि वो रशिया को और ज्यादा कनेक्ट कर पाए। इतना हम समझ गए। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या था? एक नया रूट जिसमें सुएज कनाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा लैंड रूट था जो लैंड सी रेलवे इनके थ्रू आप मुंबई को जोड़ते सेंट पीटर्सबर्ग से जो रशिया में है। लेकिन जो सैंक्शन थे उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन अब रशिया पे जब स्ट्रॉन्ग सैंक्शन लग चुके हैं और यूरोप के देशों ने उनसे ऑयल या एनर्जी खरीदनी बंद कर दी है, तब उनको नए मार्केट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सुएज कनाल के आसपास यहाँ पर यमन के हाउती रिबल्स के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों की वजह से यहाँ पर शिप्स मूव नहीं कर पा रहे थे, काफी दिक्कतें आ रही थी ट्रेड के रूट्स को लेकर। तो ये जो हमेशा सुएज कनाल है ना, यहाँ से जो ये चोक पॉइंट है इसका नाम है बाब अल मंदेब।
यहाँ से यहाँ स्वेज कनाल है, ये रेड सी है पूरा का पूरा, ये है रेड सी, ये है स्वेज कनाल यहाँ जो मेडिटेरेनियन से जोड़ता है, दिस इज स्वेज कनाल, ये है रेड सी। रेड सी से आप जो इधर आते हो अरेबियन सी की तरफ, तो जिस इस स्मॉल चोक पॉइंट को आप कहते हो क्या, बाब अल मंदेब। यहाँ पर अभी हमला कौन करता है, यमन में हौती रिबल्स हैं, लगातार हमले करते करते इस रास्ते को खराब करके रखा हुआ है। तो एक तो यहाँ बहुत इंस्टेबिलिटी है, अब अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी है तो शिप्स अफ्रीका के नीचे से घूम के आते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है। तो एक तो यहाँ इंस्टेबिलिटी है, प्लस रशिया के ऊपर सैंक्शन है, तो रशिया चाहता था एक नया मार्केट ढूंढना जिसके थ्रू वो व्यापार कर पाए, और वो इसलिए जरा पुश कर रहा है अब दोबारा कि आईएनएसटीसी को खड़ी करने का समय आ चुका है, एनएसटीसी के ऊपर और स्ट्रांगली काम करने का समय आ चुका है। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो गुजरेगा किससे, कैस्पियन सी से, कैस्पियन सी के पास से ईरान, रशिया, इंडिया, इसमें अभी अजरबैजान, ऐसे देश आपस में इसके मेंबर हैं। इस कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है सेंट्रल एशिया को नया रूट देने के लिए, यानी यूरेशिया को कनेक्ट करने के लिए और स्वेज कनाल का एक अल्टरनेटिव बनाने के लिए। तो अचानक से दोबारा ये न्यूज में है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें मैंने बोला इसका एक ये हिस्सा भी है जहां आप सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करोगे, जो आपको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ आप अफगानिस्तान तक जाते हो। तो ये जो नया रूट भी है ये भी इसमें जोड़ा जा रहा है ताकि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये सेंट्रल एशिया को, रशिया को, ईरान को, अजरबैजान को, इंडिया को एक साथ कनेक्ट कर पाए बिना स्वेज कनाल का रास्ता लिए, और इजीली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड बढ़ पाए। ठीक है, आई होप आप समझ गए एनएसटीसी क्या और क्यों 20 साल बाद दोबारा ये एक्टिव हो चुका है, और हाल ही में 10 साल के लिए इंडिया को दोबारा चाबहार का जो पोर्ट एक्सेस है मिल चुका है। चाबहार अगेन इज इन ईरान, तो ये अगेन बहुत रेलेवेंट हो जाता है। ये रहा बंदर अब्बास, तो यहाँ के आसपास यहाँ पर चाबहार है, तो भारत चाबहार के ऊपर भी काम करेगा तो वहां से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर होगी अगर ये फिर से एक्टिवेट हो जाता है, तो या फिर जिस तरीके से इसको होना चाहिए ऑपरेशनल हो जाता है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक सैंक्शन से इसलिए भारत की भी समस्याएं बढ़ी हुई। ठीक है, ये है आपका प्रॉपर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। देखो तो ऐसे है कि रेलवेज, रोडवेज पूरी जोड़ने की तैयारी है। इसमें से बोला अशगाबाद एग्रीमेंट भी है, अशगाबाद एग्रीमेंट में आपका ओमान आ गया, या आपको पूरी इस पूरे रीजन को आप जोड़ना चाहते हो सेंट्रल एशिया को। तो ये सब रशिया और इंडिया के साथ जुड़ के बेहतर तरीके से चीजें डेवलप करने की कोशिश है। ठीक है, ये रहा चाबहार पोर्ट, ये रहा बंदर अब्बास पोर्ट। चाबहार पोर्ट से आप इंडिया ने दिलाराम जहादान हाईवे भी डेवलप किया था, जहादान से आप अफगानिस्तान जा सकते हो। खास बात ये आप बिना पाकिस्तान गए आप इन सभी रीजन्स को एक्सेस कर सकते हो, इसलिए भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 जो जवान है वो शहीद हो गए क्योंकि एक T-72 टैंक जो है वो पानी में बह गया शॉक रिवर में उसकी तेज धारा के साथ। बीआरओ जो वहां पर रोड बिल्ड करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके इस एंडेवर में एक टैंक बह गया और शॉक रिवर में पानी था, वो शॉक रिवर के पानी से रशियन ऑरिजिन T-72 टैंक जो था ये बह गया। तो हम देखते हैं शॉक रिवर कहां पर है। ये द्रास कारगिल के ऊपर बहती है, लद्दाख के रीजन में, अक्सय चीन के जस्ट पास। यहाँ देखो ये रहा शॉक रिवर, अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ दिखेगा इस रीजन में, यहाँ है शॉक रिवर, ये शॉक रिवर, ये अक्सय चीन से बहती है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं, इधर गलवान रिवर है, LAC, अक्सय चीन का पूरा रीजन यहाँ पर है। तो यहाँ शॉक रिवर बहती है और इस शॉक रिवर के ठीक ऊपर है DBO, दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी में इंडिया एक एयर स्ट्रिप डेवलप कर रहा है ताकि भारत की एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट से वहां इजीली उतर पाए। और क्योंकि वो नहीं चाहता था चाइना की यहाँ पर कोई ऐसी एयर स्ट्रिप डेवलप हो, इसलिए उसने हमले लगातार यहाँ पे करके रखे कि वो नहीं चाहता है दौलत बेग ओल्डी डेवलप हो पाए। दौलत बेग ओल्डी की बात करें तो कहाँ पर है, इट्स इन लद्दाख। आपसे मैं पूछूं दारबुक कहाँ पर है, श्योक कहाँ पर है, चुसूल कहाँ पर है, फुक्चे कहाँ पर है, न्यूमा कहाँ पर है, पेंगोंग सो कहाँ पर है, दारबुक श्योक डॉब रोड कहाँ पर है जिसकी बात अभी हो रही है, DSB DOB रोड, दारबुक श्योक रोड, DOB रोड। क्योंकि ये जोड़ता किससे है, दौलत बेग ओल्डी से, जो एयर स्ट्रिप डेवलप कर रहा है, इसलिए इसे इंडिया का इसलिए इसे दारबुक श्योक DOB रोड कहते हैं, जो दारबुक श्योक को जोड़ता है दौलत बेग ओल्डी से। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पहले श्योक रिवर कहाँ बहती है, दौलत बेग ओल्डी क्या है, और ऑब्वियसली इस रिवर से बहकर कई सोल्जर्स की जाने गई हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए लोकेशंस कौन सी है जो हमारे लिए रेलेवेंट है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। जापान ने पैसिफिक आइलैंड के पास कुछ मिनरल्स पाए हैं और इस मिनरल से वो अपनी जो कोशिश कर रहा है कि अपने पूरे ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रक्चर को EV में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में।
उसके लिए आपको बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं बिल्ड करने के लिए उसे, और इसे ढेर सारे मिनरल मिले हैं पैसिफिक आइलैंड के पास, जो तैयार करते हैं जापान को भविष्य में ईवी में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहली बात, वो कहाँ पर मिले हैं जिससे इनको कोबाल्ट वगैरह और निकल वगैरह मिल पाएंगे, वो 10 सालों के अंदर अपने आपको पूरी तरह ईवी बैटरीज का सिस्टम डेवलप कर पाएंगे बड़े लेवल पे। ऑलरेडी अभी डिपेंडेंस है कहाँ पर, तो अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, चाहे आप कॉन्गो की बात करो, ऐसे देशों से आपको कोबाल्ट लेके आना पड़ता है। तो अब जापान को जो एक आइलैंड पे ये मिला है उसका नाम है मिनियामी तोरिशिमा आइलैंड। तो मिनियामी तोरिशिमा आइलैंड यहाँ पैसिफिक आइलैंड के पास है, यहाँ पर जापान को मिले हैं बहुत सारे क्या, तो कोबाल्ट और ऐसे मिनरल्स का सोर्स जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी ईवी इंडस्ट्रीज को पुश कर सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ मिनामी तोरिशिमा आइलैंड की। तो ये जब आप पढ़ते हैं ना जापान के बारे में, तो जापान के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो आपको पता होने ही होने चाहिए। देखिए, ईस्ट चाइना सी यहाँ पर है, यहाँ है सी ऑफ जापान या जापान सी कह सकते हैं, ये चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। चाइना और जापान में विवाद कहां पर है, एक आइलैंड है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड, जिसके ऊपर अभी जापान का ही कब्जा है। ये रहा सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। सेनकाकू आइलैंड से ठीक नीचे है ताइवान। ताइवान के साथ अलग युद्ध चल रहा है जो चाइना कहता है ताइवान के ऊपर पूरा का पूरा हम कब्जा ही कर लेंगे। तो चाइना, ताइवान और यहाँ जापान के आइलैंड लेकिन बहुत दूर तक फैले हुए। तो ये आपको ईस्ट चाइना सी में जापान से बहुत दूर यहाँ पर है सेनकाकू आइलैंड, जिसको लेकर विवाद है इन दोनों देशों के बीच में। दूसरा, यहाँ आपको ओकिनावा दिख रहा होगा। ओकिनावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर अमेरिका की नेवल बेस है, अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस है ओकिनावा में, जिससे उनको सिक्योरिटी की तरह से मिलती है जापान को। इसे अमेरिकी आइलैंड चेन का पार्ट कहा जाता है। अमेरिका की इतनी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर है टू प्रोटेक्ट जापान। तो ओकिनावा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जापान। सेनकाकू जापान चाइना विवाद की बात करता है, और यहाँ पर इशिगाकी आइलैंड एक और है। अब जब हम इतना पढ़ रहे हैं ना, एक और आइलैंड का मैं बात करूंगा तो याद रखिए सेनकाकू की जब बात हो तो चाइना और जापान का विवाद है। दूसरा, ओकिनावा की बात करो तो वहां पर अमेरिकी प्रेजेंस है, लेकिन वो जापानीज ही कंट्रोल जापानीज आइलैंड है। एक आइलैंड जो हमें और जानना है वो है योनागुनी आइलैंड। योनागुनी आइलैंड याद रखिए, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा योनागुनी आइलैंड है। ये आइलैंड इसलिए आपको याद रखना है कि ताइवान में ना बहुत सारा चाइनीज जो है अक्सर यहाँ पर उनके नेवी के शिप्स वगैरह आते रहते हैं ताकि ताइवान पर दबाव बना सके। और यहाँ आसपास ही एक आइलैंड है जापान का जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, यानी योनागुनी आइलैंड। और अचानक से योनागुनी आइलैंड के ऊपर उन्होंने मिलिट्री को अपने पुश करना स्टार्ट कर दी। जापान ने यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी स्टार्ट कर दी। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योनागुनी जो कि पार्ट असल में जापान का है, लेकिन उन्हें जब डर लगता है कि चाइना ताइवान पे हमला करेगा, इस पे कब्जा करेगा, योनागुनी के ऊपर भी कब्जा ना कर ले और सेनकाकू पे भी कब्जा ना कर ले। तो सेनकाकू तो ऑलरेडी ऐसा आइलैंड है जिसको चाइना क्लेम कर रहा है कि ये सेनकाकू नहीं, डायऊ आइलैंड है और हमारा आइलैंड है। लेकिन इसके अलावा योनागुनी आइलैंड जो एक और बहुत टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट आइलैंड है जापान का, जहाँ बहुत टूरिज्म होता है, वहां पर भी चाइना अपने पैर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो योनागुनी आइलैंड कहाँ पर है, यहाँ ताइवान के पास। किसका पार्ट है ये, जापान का। सेनकाकू किसका है, जापान का। ओकिनावा किसका है, जापान का। मियाकू, इशिगाकी, ये सारे के सारे जापानीज आइलैंड्स हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, खासतौर पे योनागुनी, सेनकाकू, ओकिनावा अक्सर न्यूज में रहते हैं। जापान के लोकेशन क्या है, देखिए ये इंडिया है, तो ये रहा छोटा सा आइलैंड का टुकड़ा टूटा हुआ, ये ताइवान है। इस ताइवान के पास जस्ट इस ताइवान के इधर यहाँ पर योनागुनी आइलैंड है, और ऊपर यहाँ पर ओकिनावा आइलैंड है। तो इस तरह आपको याद रखना है। और यहाँ पर छोटा सा ताइवान के एक और सर के ऊपर यहाँ पर छोटा सा आइलैंड और है, सेनकाकू डायू आइलैंड, जहां पर चाइना और जापान के बीच में विवाद है। तो ये आपको समझ आ गया कौन कौन से आइलैंड है। थोड़े बहुत नाम थोड़ी सी मुश्किल है पर रिवाइज हो जाएगा इजीली। अगला, इंडिया थाईलैंड के बीच में हो रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। थाईलैंड कहाँ पे लोकेटेड है और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, मैत्री। इसका 13वां संस्करण अभी हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है इस बार फोर्ट वचिप्रकन इन ताक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड। इससे पहले उमराई में हुआ था जो मेघालय में है, ये हो रहा है ताक प्रोविंस में थाईलैंड के। ताक इज इन थाईलैंड, पहली बात तो मैं ये पता लग गई। दूसरी, पिछली बार कहाँ, उमरोई में हुआ था, मेघालय में। तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है, इसको जानने से पहले ये तो है ही आपको पता, लेकिन कहाँ पर है थाईलैंड, वेयर इज लोकेटेड। तो थाईलैंड, म्यांमार से आप जब आगे जाएंगे तो आपको थाईलैंड मिलेगा, और यहाँ पर ये रहा वो थाईलैंड का देश। एक पतली सी यहाँ पर आइलैंड की स्ट्रिप है। इसी तरह यहाँ नाम बहुत फेमस है जिसे हम कहते हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एक, पहले यहाँ एक टनल बनाने की कोशिश थी, इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ क्रा, ठीक है। इस्थमस ऑफ क्रा पर अब एक लैंड ब्रिज बनाने की कोशिश थाईलैंड कर रहा है। यह है थाईलैंड का देश, मलेशिया से लेके म्यांमार तक फैला हुआ।
तो इंडिया चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत और ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, इसीलिए इंडिया ने थाईलैंड तक एक रोड, जो एक ट्राइलेटरल हाईवे भी बनाया है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, एशियन हाईवे 2 और एशियन हाईवे 1 को जो जोड़ता है, जो मोरे तामू से लेकर जो मैदे मायसोट है यहाँ तक जाता है, पूरे म्यांमार को कवर करते हुए। इंडिया का प्लान ये है कि भविष्य में इसको हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, इसको हम और खींच के वियतनाम तक लेके चले जाएंगे, तो उससे हम बेहतर लेवल पे कनेक्टेड हो पाएंगे पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जिससे हमारी डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो ये रेलेवेंट है, ये हमें पता होना चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ तक का इंडिया का प्लान है। लेकिन अभी ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ऑलरेडी बन चुका है। थाईलैंड के साथ इंडिया का टूरिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा लेवल पे डेवलप्ड है। और जो इस बार की जो जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन हो रही है वो ताक में हो रही है। ताक यहाँ पर लोकेटेड है, ये रहा ताक इन थाईलैंड। यहाँ पर इंडिया और मैत्री जो हो रही है ताक में हो रहा है, ताक इज इन थाईलैंड, इस जगह पर जहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। ये रहा लाओस, इधर कंबोडिया है, यहाँ वियतनाम है। अब एक चीज़ और समझिए आप, लाओस इज लैंड लॉक्ड, कंबोडिया के पास यहाँ पर सी का एक्सेस है। हम बार बार डिस्कस करते हैं कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, CLM VT, ये 5 देश पे भारत बहुत फोकस करता है ताकि भारत साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंधों को डेवलप कर पाए। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, और थाईलैंड के साथ इंडिया ऑलरेडी इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे डेवलप कर रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है ये। तो ये बातें हो गई। इसकी इस रीजन में कौन सी एक लैंड लॉक कंट्री आपको दिख रही है मैप पे, तो लाओस इकलौती यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। और थाईलैंड का ये भी आप समझ गए कहाँ पर हो रही है, टाक में इस बार हो रही है। टाक कहाँ है? थाईलैंड में। इससे पहले क्या हुआ थी, उमरोई मेघालय में इनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्रिटिकल मिनरल्स। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इज यूजुअली एग्रीड अपॉन एंड कंसिस्टेंट अमंग ऑल कंट्रीज। तो ये सीधा सवाल है, क्या ये हर जगह यूनिवर्सली जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनको डिफाइन हर जगह एक तरीके से किया जाता है कि कौन से मिनरल क्रिटिकल हैं कौन से नहीं है? क्या हर देश की डेफिनेशन सिमिलर है? क्या कॉपर इज लिस्टेड इन कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल? एंड थर्ड इज critical minerals are included in the list of atomic minerals in India and commercial mining is barred, यानी आप वो नहीं कर सकते। अब इन 3 क्वेश्चंस को अगर आप देखें, 3 स्टेटमेंट्स को, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कॉपर क्या क्रिटिकल मिनरल में लिस्टेड है या नहीं। इस स्टेटमेंट का सही या गलत होना इस बात पे निर्भर करेगा कि पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप सोचो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, जस्ट पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है, उसकी मैपिंग कहाँ पे होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर काम करती है। इसका सही आंसर मुझे बताइए आप। अगला क्वेश्चन तक हम देखते हैं। 2 स्टेटमेंट्स है। विजिंगम इज द फर्स्ट इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन इंडिया। दिस कैन एक्योर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल बेनिफिट्स सच एज फॉरेक्स सेविंग्स, FDI, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अदर इंडियन पोर्ट्स। कौन से सही है? बोथ आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। मुझे बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपके हिसाब से। विजिंगम को हमने पहले कवर किया है, लोकेशन क्या है आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो भी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सोचा आपने क्या है? तो पहली बात, क्रिटिकल मिनरल्स को क्या ग्लोबली डिफाइन किया गया कि भाई कौन से मिनरल क्रिटिकल होते हैं, कौन से मिनरल क्रिटिकल नहीं होते हैं? तो ये ग्लोबली डिफाइन तो नहीं है। पहली बात, ग्लोबल इसका एक नॉर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पहली जो है वो अपने आप गलत हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इटसेल्फ रॉन्ग। तो दूसरी स्टेटमेंट जो आती है, क्या कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल है, इज लिस्टेड, तो कहाँ की कैटेगरी में लिस्टेड है? क्या इंडिया की जो कैटेगरी है क्रिटिकल मिनरल्स की, इसमें लिस्टेड है? तो ये है। तो ना पहले आप ये समझिए क्रिटिकल मिनरल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ या रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कोई भी चीज़ आपको बनानी है, उसके लिए कुछ मिनरल्स बहुत बेसिक होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मिनरल्स को आप क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, जिनको आप हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में या बाकी जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। अब कहानी ये है कि भारत में अलग डेफिनेशन है, दुनिया में अलग डेफिनेशन है। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके अंतर्गत एक्सपर्ट कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो उस हिसाब से जो भारत की कमेटी है, भारत का जो मिनरल है, उसमें भारत ने 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया एज क्रिटिकल मिनरल्स, जो भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसमें कुछ ऐसे जिनका नाम आपको आमतौर पर लगेगा कि नहीं होंगे वो, जैसे कॉपर, फोस्फोरस, पोटैश, ग्रेफाइट। ये नाम अगर आपको मैं दूं ना, अगर अदरवाइज, या फिर सिलिकॉन को भी ले लें, तो आपको लगेगा शायद ये नहीं होंगे, ये तो ऑलरेडी मिल जाते हैं। टिन, ये बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन कॉपर, ग्रेफाइट, फोस्फोरस, पोटैश, टिन और सिलिकॉन जैसे मिनरल्स भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं।
यूएस में 50 है, जापान में 31 है, सबकी अलग अलग लिस्टिंग है। तो भारत की वो लिस्टिंग नहीं है, भारत में तो अलग कहानी है, ठीक है। अब जो सवाल था वो ये था, क्या कॉमर्शियल माइनिंग बैड है अभी? तो अभी तो आप उसको नहीं कर सकते माइन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि पहली स्टेटमेंट तो गलत है, तो हमारे पास तो सीधी सीधी बात है, ये गया, ये गया, बचा 2 and 3 ओनली। सो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से बाहर है। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स, कॉपर तो आपको मिल ही जाएगा, या उसकी जो है माइनिंग तो होती है। तो इसीलिए ये डिफरेंशिएशन आपको समझना पड़ेगा जब क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से। क्यों पूछा मैंने क्वेश्चन इन अ टॉपिक विच इज अबाउट प्लेसेस इन न्यूज? तो पहले समझिए, रिसेंटली न्यूज ये आई थी कई जगह पर इंडिया भी डीप सी माइनिंग की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल्स मिल पाए, या फिर इंडिया को जो ये क्रिटिकल मिनरल्स का खनन किया जा सके। तो उसके लिए जो बॉडी होती है उसे कहते हैं ISA, जिससे परमिशन लेना पड़ता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये वो बॉडी है जो इंटरनेशनल वाटर्स में, यानी जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर अगर आप खनन करना चाहते हैं किसी मिनरल्स के लिए, तो उसको आपसे परमिशन इस बॉडी से लेनी पड़ती है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। तो क्या कहानी है देखिए, जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा होता है किसी भी देश का, वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। वहां वो अपने नियम के हिसाब से खनन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि यहां पर इंडिया को माइनिंग करनी, यहाँ पर कोई एक कोबाल्ट मिल गया, यहाँ पर कोबाल्ट का बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो ये तो किसी न इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, ना इंडोनेशिया के है, तो यहाँ कैसे खनन होगा? तो इसके लिए आप जाएंगे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास, वो आपको परमिट देगी जब आप खनन कर सकते हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्या क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। जो सी फ्लोर होता है उसके पास इनका बहुत सारा रिजर्व होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आपकी इंडस्ट्री में, और कई सारी मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, इसलिए इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमने समझ लिया क्या आंसर है। दूसरे पे आते हैं, विजिंगम क्या भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा? अगर आप रुक जाइए, इसके बारे में आए, पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। रेयर अर्थ कहाँ कहाँ पर होते हैं, ग्लोबल शेयर में सर्वाधिक कौन है इसमें? तो चाइना के पास अराउंड 37.9% है, जो दूसरा है वो वियतनाम अराउंड 18.9%, इंडिया एट 5.9, ब्राजील एट 18.1, रशिया 10.3। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो रिजर्व्स की बात करें, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो होते हैं 17, ठीक है। जो क्रिटिकल मिनरल्स है इंडिया में वो कितने हैं? 30। रेयर अर्थ मिनरल्स को लगभग जितने हैं 17 के 17 वो सारे क्रिटिकल में आप गिनते ही गिनते हैं, इंडिया में भी ये बात है। तो इसमें अगर आप देखें ना, टॉप पर चाइना है, उसका बहुत बड़ा प्रभुत्व है। तो बाकी देश भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वो भी ऐसी माइनिंग कर पाए ताकि उनके पास भी क्रिटिकल मिनरल्स हो पाए, रेयर अर्थ मेटल्स हो पाए, जिसका इस्तेमाल वो मैग्नेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर पाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसे भारत भी अब खनन करना चाहता है, और भारत जहां खनन करना चाह रहा है, जहां की बात है, उस जगह का नाम है कार्ल्सबर्ग रिज। ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, कार्ल्सबर्ग रिज में भारत बात कर रहा है। कार्ल्सबर्ग रिज यहाँ पर है, इस रीजन में आपका कार्ल्सबर्ग रिज है, जहां पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि कुछ खनन किया जाए अफ्रीका के किनारे। यहाँ पर यह है कार्ल्सबर्ग रिज, जहां पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि कुछ खनन किया जाए, तो वहां ISA उसके लिए गया है, ठीक है। ये आप समझ गए रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। वो तो 17 होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस समझ गए। भारत में 30 है, क्या नाम है, लिस्ट आपको यहाँ से मिल गई। अगले क्वेश्चन पे जाए इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, या जो हमारे करंट अफेयर्स या इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी PDF चाहिए, तो आपको मुफ्त मिल जाएंगे। प्रीलिम बूस्टर, करंट अफेयर्स का जो भी एस्पेक्ट है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते आगे और बताते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जहां मैंने बात की विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट की। तो इंडिया का प्रोजेक्ट है जो भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात की जा रही है। इससे पहले कोई डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इंडिया में नहीं है। डीप वाटर पोर्ट का मतलब ऐसा पोर्ट होता है जहां बहुत बड़े शिप्स आकर लग पाए, जिनमें बहुत सारा सामान आप ले जा सकते हैं, बड़े बड़े आप कंटेनर्स वहां पे आप लग सकते हैं। इंडिया में क्योंकि कोई भी डीप वाटर सी पोर्ट नहीं है, इसलिए इंडिया में जो भी माल आता है, बड़ा बड़ा इंपोर्ट हो गया, मर्चेंडाइज या मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, वो सारे जाते हैं या तो कोलंबो या फिर सिंगापुर, और वहां से फिर छोटे शिप्स में बनकर वो इंडिया पे आते हैं। तो ऐसा इंडिया में क्यों है भाई? कोलंबो में है, इंडिया में नहीं है। इवन श्रीलंका में तो दो बना लिए, हम्बन टोटा में भी डीप सी पोर्ट की बात है। इंडिया इवन ईरान में जो चाबहार पोर्ट है वो डीप सी पोर्ट है, बंदर अब्बास डीप सी पोर्ट है, ग्वादर पाकिस्तान में डीप सी पोर्ट है। तो इंडिया में क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी थी टेरेन की, वो बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए अब इसको ट्रांसशिपमेंट को देखते हुए और भारत में जो रिक्वायरमेंट है इसको ध्यान में रखते हुए, पहला इंडिया का एक ये इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है विजिंगम में।
विजिंगम कहाँ पर है, तो ये भी हम देखेंगे भी मैप के थ्रू, हमने पहले हालांकि समझा है इसको। और ऑब्वियसली जब ये होता है तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता है हर मामले में। फायदा किस मामले में होता है, आपकी जो सेविंग्स होती है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल, जो आप टैक्स पे करते हो, जो शिप्स कहीं जगह लगती हैं, फिर उनसे आपका सामान उतरता है, फिर वो दूसरे शिप में आता है, तो उस पर फीस देनी पड़ती है, उस सब की बचत होगी, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी, इसलिए भारत के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है ये। तो कहाँ बनने वाला है ये, तो ये बनेगा तिरुवनंतपुरम केरला में। पहला डीप सी वाटर पोर्ट होगा ट्रांसशिपमेंट वाला। ये एक पीपीपी पार्टनरशिप है, और ये DBFOT मॉडल के तहत बन रहा है, ठीक है। तो इसकी फंक्शनैलिटी होगी, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारा कार्गो मेंटेन कर पाएगा, और एक ट्रांसशिपमेंट का हब होगा। और अभी तो 85% जो इंडिया का शिपमेंट है वो या तो कोलंबो या सिंगापुर या क्लांग में होता है, भारत में तो होता नहीं है। तो अब इसको बना के 2 हब बनाने की कोशिश है, कोचीन पोर्ट में, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में गैलाथिया बे है, वहां पर भी एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट शिप या पोर्ट बनाने की कोशिश की जाएगी कोचीन में, ग्रेट निकोबार में। लेकिन उससे पहले विजिंगम जो तिरुवनंतपुरम में होगा वहां की बात की जा रही है। विजिंगम कहां पर बनेगा, तो यहाँ बनेगा आपका विजिंगम पोर्ट। विजिंगम एक जगह भी है केरला में, आपको पता ही है, और ये डेवलप किया जा रहा है केरला के बिल्कुल, आप देखो तो रूट पे, यहाँ बिल्कुल अंत में। तो यहाँ से एक पहला भारत का ट्रांसशिपमेंट रूट बनेगा, जो अभी ऑलरेडी जो इंडिया में शिपमेंट आती है, या तो वो जो शिप्स हैं वो कोलंबो जाते हैं सारे के सारे, फिर यहाँ से वो इंडिया के अलग अलग पोर्ट्स पे जाते हैं, मोस्ट रूप से गुजरात और मुंबई जाते हैं, या फिर यहाँ या फिर सिंगापुर जाते हैं। तो इसके बनने के बाद जो मेजर शिप्स हैं वो आकर विजिंगम पोर्ट में आकर अपने आप को कह सकते हैं हम कि पार्क कर पाएंगे, और वहां से वो मूवमेंट करेंगे। तो भारत के लिए बहुत बचत की सुविधा है ये, और इसलिए विजिंगम डीप सी पोर्ट कहाँ है ये आपको पता लग गया, केरला के बिल्कुल टिप पे है, और तिरुवनंतपुरम के पास बन रहा है, ठीक है, ये हम समझ गए। क्रिटिकल मिनरल्स समझ गए, रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल जिसे कहते हैं वो हम समझ गए कितने हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जहां बात हो रही है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। सियांग रिवर कौन कहाँ है भाई, किससे जुड़ती है, ब्रह्मपुत्र से ऑब्वियसली। अपर सियांग लगभग 11,000 मेगावाट पार्ट का एक मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सियांग रिवर के ऊपर, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, जो ऊपरी इलाका है वहां पर इसको बनाने की कोशिश है। ये NHPC बनाना जा रहा है, और कहा जाता है कि ये बन जाएगा तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। तो पहली बात ये कि भारत को क्यों जरूरत है इसकी। देखिए सियांग ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र की, आप कह लें ब्रह्मपुत्र ही है वो एक तरह से, और जो ग्रेट बेंड है उसके बाद यहाँ ये टच होकर इंडिया में अरुणाचल में आती है, बाद में उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो जो ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र है उसके ऊपर चाइना ने बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं। तो देखिए जो रूट है असल में ब्रह्मपुत्र का, इस तरह से तिब्बत से निकलती रिवर, इस तरह घूमते घूमते रिवर यहाँ फिर ये आपको रिवर दिखेगा, ब्रह्मपुत्र की रिवर यहाँ से आई, इस तरह ये ट्रेवल करके अरुणाचल से होते हुए फिर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। रूट यहाँ पर है, यहाँ देखिए रूट। तो इस रूट में ना जस्ट इंडिया एंटर करने से पहले यहाँ पर ग्रेट बेंड आता है, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा डैम बनाया है, जैंगमू डैम, 510 मेगावाट पावर का एक, जहाँ इसको यारलंग जैंगपो कहते हैं, वहां पर एक बड़ा सा डैम बनाया है। उसके बाद मेडॉक प्रोजेक्ट उनका एक काम कर रहा है, और ये लगभग 60 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बना पाएगा, जो कि इनका 3 गॉर्जियस डैम से भी ज्यादा खतरनाक डैम होगा ये, और कहा जाए दुनिया के सबसे बड़े डैम में से एक वहां बिल्ड कर रहे हैं वो। तो इंडिया भी चाहता है कि यहाँ के ऊपर की स्ट्रेच के ऊपर, सियांग रिवर के ऊपर, इंडिया एक 10 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाए, जिसको चाइना साउथ तिब्बत कहता है। अब ये बनने के बाद इस पे जरूर जो इंडिया बिल्ड करना चाह रहा है, इससे थोड़ा ये दुख तो होगा चाइना को, भाई हमारी नदी वो कह रहे हैं, जबकि नदी किसी की नहीं होती, और इंडिया चाहता है कि वो एग्रीमेंट करे। उनका तो पूरा अरुणाचल प्रदेश पर ही क्लेम हो रखा है। तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से ठीक पहले उन्होंने मेडोंग प्रोजेक्ट बनाया है 60 गीगावाट का, तो उसके बाद भारत अब एक सियांग के ऊपरी हिस्से पर ही एक और डैम बनाना चाहता है, अपर सियांग में, जो 10 गीगावाट का होगा नियर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 10 गीगावाट या 10,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, ये उसकी बात है जो अपर सियांग में बन रहा है। अभी ये प्लानिंग फेज में बन के तैयार नहीं हुआ है। अपर सियांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के पास ही, रिवर ऊपर से आती है, फिर ब्रह्मपुत्र में आप कह सकते हैं मिल जाती है, या एक स्ट्रीम ही इसकी तरह से ब्रह्मपुत्र है। तो ये कहाँ पर है ये हमने समझ लिया। अब आप कहेंगे 10 गीगावाट है, वहाँ 11,000 मेगावाट है, क्या कहानी है। तो 1,000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट होता है, इसलिए 11,000 मेगावाट या फिर 11 गीगावाट एक ही बात हुई। तो मेडोंग प्रोजेक्ट किसका है, चाइना का। मेडोंग प्रोजेक्ट इज इन नियर एज द अपर इन द सियांग रिवर अक्रॉस द बॉर्डर, और इंडिया अरुणाचल प्रदेश में सियांग के ऊपर बनाना चाहता है अपना खुद का एक अपर सियांग का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हम समझ गए। अब बात करते हैं, हमने देखा किसको, अरुणाचल प्रदेश के रीजन को, मीडॉक प्रोजेक्ट को, जैंगमू डैम को, जो यारलंग सैंगपो यानी ब्रह्मपुत्र के ऊपर सारे के सारे डैम सही, ब्रह्मपुत्र का नाम अलग अलग जगह
अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सारे डैम मुख्य रूप से ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही बने हुए हैं। चाइना ने इतने सारे डैम बिल्ड किए हैं कि आगे जाकर बहुत समस्याएं हो सकती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को लेकर। इस रीजन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर अक्सर हमें अरुणाचल प्रदेश या असम में देखने को मिलता है ड्यू टू दिस डैम बिल्डिंग बाय चाइना। अब खास बात यह है ना कि ये रिवर तो कितनी लंबी, यहाँ देखिए इस मैप में देखिए, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से बन के आ रही है, ये घूम के इतना चक्कर काट के आ रही है, लेकिन जब ये रिवर ना नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है, इस बेंड के आसपास रीजन में बहुत सी बारिश होती है, तो इसलिए भारत को बहुत मात्रा में जो पानी चाहिए थ्रू द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र वो भारत की सीमाओं के अंदर ही होता है। इससे भारत को थोड़ा सा फायदा यहाँ हो जाता है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया ऑलरेडी बना रहा है, कितने का, 10 गीगावाट का। और सोचिए जो 60 गीगावाट का उनका एक प्रोजेक्ट मीडोंग में ऑलरेडी लगभग बन चुका है, बनने की कगार पर है। तो ये हो गया इसकी बात। अब आते हैं लियांग करमपोंग केव के बारे में। ये कहाँ है भाई? तो साउथ सुलावेसी में। कहाँ साउथ सुलावेसी में? इंडोनेशिया में। ये केव की कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए हुआ ये है कि एक ऐसी केव मिली है जहाँ बहुत ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल फाउंडिंग मिली है, जहाँ कहा जाता है ओल्डेस्ट ह्यूमन स्टेंटल या फिर एनिमल पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जो सबसे पहले इंसानों ने शायद बनाए हों, उनमें से एक है ये एक केव की वॉल पे कई एक पिग और इंसानों का जो इंटरेक्शन है वो दिखाया गया है। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग में से एक कही जा रही है। तो यानी ये जो केव है लियांग कारमपोंग केव, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स की तरह एक पेंटिंग है। लाखों दियार के बारे में हम पढ़ते हैं, भीमबेटका केव्स के बारे में पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री में। तो इंडोनेशिया की बात हो रही है, तो अगर आपसे पूछे लियांग कारमपोंग केव कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया के सुलावेसी में देखने को मिलेगा आपको। ये रहा इंडोनेशिया, जावासी के करीब। यहाँ हम आप देख रहे हैं HAK, यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अंडमान AK प्रोजेक्ट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इंडिया एक और पोर्ट डेवलप कर रहा है, सबांग, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑलरेडी इंडिया डेवलप कर रहा है। तो जब भी आप इसको पढ़े तो इस तरह आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला सोलावेसी रीजन में जो आइलैंड का हिस्सा है इसे सोलावेसी कहते हैं। यही सोलावेसी में आपका ये केव है, जिस केव को आप कह सकते हैं लियांग कारमपोंग केव। कहाँ पर? इंडोनेशिया के सोलावेसी के रीजन में। सोलावेसी कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4 जुलाई जिस हफ्ते था अमेरिका की ग्रेट इंडिपेंडेंस की, यानी अंग्रेजों से लड़के इन्होंने आज़ादी ली। अंग्रेज जिन्होंने दुनिया भर को आज़ादी दिलाई, क्योंकि वही हर जगह कब्जा करके बैठे हुए थे। जुलाई 4 की खास बात है क्योंकि इस टाइम में जब युद्ध हुआ था, जॉर्ज वॉशिंगटन ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, और जुलाई 4 को उनका 248 इंडिपेंडेंस डे है। 250 साल ऑलमोस्ट उनकी आज़ादी को मिल चुके हैं। 13 कॉलोनीज जो थी पहले, जिनकी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वो 7 आई थी। उन्होंने खुद का अपना एक देश बनाया था जो कहलाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जिसके तहत ये बना था। और जब अंग्रेजों ने मान लिया था कि हाँ चलो भाई ये है, क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी 1776 में, लेकिन इसको ब्रिटेन ने माना था 1783 में। उसको कहते हैं द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके तहत ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज किया था अमेरिका को, USA को। तो अगर आप देखें जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी उस समय में इनिशियली जो आज अमेरिका आप देख रहे हो ऐसा नहीं था। 1783 की ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स था आपको इस तरह दिखता है। मिसिसिपी रिवर के किनारे जो एरियाज थे वो यूनाइटेड स्टेट्स थे, बाकी अलग अलग थे। स्पेनिश का कब्जा था इधर ऊपर, ब्रिटिशर्स का कब्जा था कनाडा के आसपास, और धीरे धीरे करके जो आज आप 50 राज्य देखते हैं US के, वो एक एक करके आए और उन्होंने एक यूनियन बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पहले से अलग अलग प्रोविंसेस थे वो साथ आए और उन्होंने अपना एक कंबाइंड USA बनाया। 4 जुलाई को इनका इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नए बायोस्फीयर रिजर्व ग्लोबल लिस्ट में जुड़े हैं, जहाँ नई डेस्टिनेशंस को ऐड किया गया है। 11 नई डेस्टिनेशंस को ऐड किया गया है। कोलंबिया, डोमिनिक रिपब्लिक, गैम्बिया, इटली, मंगोलिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया और स्पेन। लेकिन 2 इस पे खास बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। 2 पहली बार इन लोगों ने फर्स्ट टाइम 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स को ऐड किया है। ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स जो बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली से लेकर स्लोवेनिया तक फैले हुए हैं। तो 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऐड हुए हैं। कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली, स्लोवेनिया। अब मैं अगर आपको ग्लोबल मैप में पूछूं कि इस मैप में मुझे बताइए कि इटली और स्लोवेनिया कहाँ है, तो क्या आप डिफाइन कर पाएंगे किस रीजन में इट होगा? इटली, ये इटली है। आप मुझे बताइए स्लोवेनिया कहाँ पर है? ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहाँ इस रीजन में आप मुझे बताइए कहाँ बेल्जियम है और कहाँ नीदरलैंड है। यानी आसपास तो जरूर है, स्लोवेनिया इटली आसपास है, नीदरलैंड बेल्जियम आसपास है, तभी जाकर एक ट्रांस बाउंड्री रीजन को डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने। जो ग्रुप है इसको डिफाइन किया गया एज अ ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। कौन करता है? यूनेस्को ने किया है। सॉरी मैं यूनिसेफ बोल रहा था।
यूनेस्को का कौन सा प्रोग्राम है? मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम। उसके तहत स्लोवेनिया, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड ये पहली बार ऐड हुआ एज अ ट्रांस बाउंड्री रिजर्व, जो 2 देशों तक फैला हुआ है। आमतौर पे जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती है वो नॉमिनेट करती है कि हम इसको बनाना चाहते हैं, और इसके ऊपर कंट्रोल ऑब्वियसली उस देश का ही रहता है जहाँ के वो है, लेकिन उनको कुछ एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है। इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कच्छ, पंचमढ़ी, जो अंचन अमरकंटक है, नीलगिरी, अगस्थमलाई, गल्फ ऑफ मुन्नार, इसमें कुछ वर्ल्ड नेटवर्क में आते हैं, जो जैसे ग्रेट निकोबार हो गया, सुंदरबन हो गया, नोकरेक हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया। बाकी जो आपके वर्ल्ड नेटवर्क है उसमें नहीं आते हैं। इसको जहाँ स्टार लगे हुए ये वो है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है। सिंपलीपाल, सुंदरबन, नोकरेक, कंचनजंगा, नंदा देवी, पंचमढ़ी, अमरकंटक, नीलगिरी, अगस्थमलय, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, ये वो है जो कि अभी ग्लोबल नेटवर्क का के पार्ट है। लेकिन इसके अलावा इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें मानस, दिब्रुशिकोहा, दिबांग देहांग, आपका शेषांचलम, कच्छ, कोल डेजर्ट, ये सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व में गिने जाते हैं भारत में। तो जो नए आए हैं 11, उनमें 2 जो स्पेशल हैं वो कौन कौन से रीजन है? ट्रांसबाउंड्री, स्लोवेनिया, इटली और बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। ठीक है, अब अगली खबर है आर्कटिक में बढ़ते हुए वाइल्ड फायर को लेकर। आर्कटिक के आसपास बोरियल फॉरेस्ट है और टुंड्रा इकोसिस्टम है, जहां पर आग बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा हीट ट्रैप हो जा रही है उस रीजन में, और लगातार कहा जा रहा है इसमें शाखा का रीजन है रशिया में, जहां सर्वाधिक अगर आप देखो तो फायर निकलती है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि शाखा के आसपास जो आग लग रही है इससे काफी नुकसान वहां की इकोसिस्टम को हो रहा है। तो नॉर्थ पोल की जब हम बात करते हैं तो वहां ये रहा आपका आर्कटिक सर्कल। ये वो रीजन है जहां बहुत ज्यादा बोरियल फॉरेस्ट, यहाँ पर पहले ये इस रीजन में बोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं, और ये फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये ज़्यादा बेहतर इमेज है जहाँ आपको ये ब्लू में जो है ब्लूइश, ये टुंड्रा का रीजन है, और यहाँ पर आपके बोरियल फॉरेस्ट है। कनाडा और रशिया के आसपास, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे के सारे आपके बोरियल फॉरेस्ट है। ये लगातार कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ जो नुकसान इसको हो रहा है ये एक चिंता का विषय है दुनिया भर के देशों के लिए। ठीक है, अब कहाँ दावे हो रहा है? कैलिफोर्निया में हाई हीट है, ड्राई कंडीशन है, यूरोप में फायर हो रही है, अमेजोन बेसिन में लगातार आग लग रही है, जानबूझ के लगाई जा रही है ताकि वहां पर एग्रीकल्चर किया जा सके जंगल को हटाकर। ऑस्ट्रेलिया में बिजली गिरने की वजह से और साइबेरिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार वाइल्ड फायर बढ़ रही है। इट्स अ बिग कंसर्न ग्लोबली, तो हमें इसके बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। तो ये बातें हो गई वाइल्ड फायर जो दुनिया भर में बढ़ रही है उसके बारे में, और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपको और कंटेंट चाहिए वो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको स्कैन करके पहुंच सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी इस वीडियो की कहानी, लेकिन आज हमने ज़्यादा डिस्कस तो नहीं किया, पर मैं आपसे फिर एक बार इस इमेज पे आके पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विजिंगम कहां पर है इस टिप पर, कोलंबो कहां पर है, इंडोनेशिया का सबांग कहां है, एके कहां पर है, ठीक है, सुलावेसी का रीजन कहां पर है, इटली कहां पर है, ठीक, ISA कहां पर है, क्या रोल है ISA का, बोरियल फॉरेस्ट आर्कटिक के आसपास कहां पर है, आर्कटिक सर्कल कहां पर है, ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक सवाल बताइए आप मुझे, डू यू नो अबाउट मास्को पिरो? क्या है ये मास्को पिरो? सो दीज आर ट्राइब्स एंड आर कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, जिनका कहीं से अता पता नहीं है। हम इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया में ऐसी ट्राइब्स हैं, इंडियन ट्राइब्स विच हैव नॉट बीन कॉन्टेक्टेड, ठीक है। लेकिन अंडमान निकोबार की ट्राइब से आगे हटते हुए एक ऐसी ट्राइब है जिसको कहा जाता है कि बहुत बड़ी लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर इन दिस ट्राइब हु हैव नॉट बीन कॉन्टेक्टेड। तो ये कहाँ पर है? नाइगर के डेल्टा में, अमेजोन के रीजन में, सहारा के डेजर्ट में, गोबी के डेजर्ट में। तो ऑब्वियसली अनकॉन्टेक्टेड जब कोई पॉपुलेशन होती है ट्राइबल ग्रुप्स की, तो या तो वो किसी आइलैंड पे होंगे या किसी जंगल पे होंगे। आपको मुझे बताना है किस में से इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। Second question is, consider the following statements regarding the Pacific Island Forum. The Pacific Island Forum is the premier political and economic policy organization of the Pacific region. The forum's membership includes only sovereign countries. India is a dialogue partner of Pacific Island Forums. Just to give you an example, एक था, अभी भी होता है, फोरम FIPIC जिसे हम कहते हैं, फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, जहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पर भारत बहुत सारा निवेश करना चाहता है, जहाँ भारत अपनी स्ट्रैटेजिक पकड़ बनाना चाहता है, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये है क्या। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 only, 1 and 2, 2 and 3 या 1 and 3।
आपको इसका आंसर देना है कि क्या ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसिफिक रीजन है, क्या केवल सॉवरेन कंट्रीज तक फॉलो अप होती है, क्या भारत एक डेवलप पार्टनर है या नहीं। यहाँ आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल अगर करेंगे तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं क्या है पैसिफिक आइलैंड फोरम। तो पैसिफिक आइलैंड फोरम की बात यह है कि कब बना, तो 1971 में जब ये शुरू में बन के खड़ा हुआ तो मुख्य रूप से क्या करता है ये एक इन सब की छोटे छोटे आइलैंड्स, कई सारे से मार्शल आइलैंड हो गया, किरिबाती हो गई, वनातू हो गया और कुक आइलैंड्स हो गए, इन आइलैंड्स से मिल के एक फोरम बनाया कि हम छोटे मोटे आइलैंड से हम साथ आते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी आवाज़ मजबूत होगी। तो 18 मेंबर का एक ग्रुप है ये जिसे हम कहते हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम, और ये एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रुप है। इसमें सिर्फ सॉवरेन स्टेट्स ही नहीं, कुछ नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ भी है जैसे न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया, जो कि सॉवरेन कंट्रीज नहीं हैं लेकिन फिर भी ये मेंबर हैं पीआईएफ के। तो जैसे ये पीआईएफ के मेंबर बनी तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट करने के बाद हम पहुंचते हैं 1 and 3 या 1 only पर। अब तीसरा स्टेटमेंट है इज इंडिया डेवलप पार्टनर। सो इंडिया इज अ डेवलप पार्टनर। इनके जो मेजर डेवलप पार्टनर्स हैं उनमें आपके जो दुनिया की मेजर कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, कनाडा, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, सारे के सारे डेवलप पार्टनर्स हैं। और चाइना ने तो यहाँ बहुत ज़्यादा पैठ बना ली है। अगर आप पलाव की बात करो, पलाव के रीजन में उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। वनातू की बात करो, यहाँ वो बहुत मात्रा में है। तुवालू में बहुत सारे जो चाइनीज सिटीजन हैं उन्होंने अपना घर बना लिया है। तो इसीलिए भारत पैसिफिक आइलैंड्स के कुछ देशों के साथ संबंध जहाँ ज़्यादा पुश कर रहा है, जहाँ भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजी। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ अपनी आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने के चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये जो रीजन है ना, यहाँ इस रीजन में आइलैंड्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, और यहीं पर आपके पैसिफिक फोरम की जो आइलैंड कंट्रीज इस रीजन में पड़ती है, जहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत सारे, और चाइना यहाँ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो जो इसको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बनाता है कि भारत को यहाँ पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो आंसर इज 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। हमने समझ लिया। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। हमने पीआईएफ के बारे में जाना। दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था माचू पिरू के बारे में। तो माचू पिरू दुनिया की सबसे बड़ी संख्या की अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। ये लगभग दुनिया की 100 ऐसी ट्राइब्स हैं जिन तक अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है, जिनको दूर रखा जाता है इंसानी सभ्यता से, उनमें से एक है, और जिनमें सर्वाधिक कहा जाता है लोग भी हैं। तो इसकी कुछ रेयर पिक्चर्स सामने आई हैं। 750 लोग शायद अभी तक कहा जाता है इसकी पॉपुलेशन में है इस ट्राइब के, और ये इस वजह से सबसे बड़ी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब बन जाती है। खास बात यह है, माचू पिरू के नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका नाम याद करने का तरीका है, माचू पिचू नाम का एक माउंटेन भी है पेरू में, और ये भी पाए जाते हैं पेरू के आसपास। तो पेरू में ये बेचारे कहाँ रहते हैं, तो पेरू के आसपास जो अमेजोन के फॉरेस्ट हैं उनमें ये बसते हैं। अब आपके मन में पहला सवाल होगा कि भाई पेरू के आसपास अमेजोन फॉरेस्ट क्या आएंगे, अमेजोन फॉरेस्ट तो ब्राज़ील में होंगे, कोलंबिया में होंगे, यहाँ क्या वजह है इसकी। तो अमेजोन जंगल बहुत बड़े रीजन में फैले हुए हैं, जिनमें ये पेरू का हिस्सा जो है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ये माद्रे दे दियोस रीजन जो है वो पेरू, ब्राज़ील और बोलिविया के आसपास जो इलाका है वहाँ के आसपास ये पाए जाते हैं। और एक रिवर भी बहती है, माद्रे दे दियोस रिवर। ये देखिए यहाँ पर माद्रे दे रिवर है, और इसी रीजन के आसपास अगर आप देखो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा वो रीजन जहाँ पर पाए जाते हैं माचू पिरू ट्राइब के लोग। तो पेरू की पहले लोकेशन देखें, इससे पहले ये जानते हैं गवर्नमेंट कर क्या रही है इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई इनसे कांटेक्ट नहीं होगा, और क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि मान लो जो ना ट्राइब्स बिल्कुल अनकॉन्टेक्टेड है, अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब के साथ खास बात ये होती है उन्हें कोई डिजीज़ अभी तक संपर्क में नहीं आती, उनकी बॉडी ने वैसी इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं की होती। तो अगर उनको कोई बीमारी आ जाती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या किसी तरह एक फैल जाती है, तो वो फिर से लड़ने की क्षमता नहीं रखता उनका शरीर, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। यहाँ पर एक टेरिटोरियल रिजर्व बनाया गया है, माद्रे दे दियोस टेरिटोरियल रिजर्व। तो माद्रे दे दियोस टेरिटोरियल रिजर्व कहाँ पर, इस रीजन में है जो पेरू, बोलिविया और ब्राज़ील के बॉर्डर के आसपास जो अमेजोन के जंगल है वहाँ पर। और ये रहा, यहाँ पर एक माद्रे दे दियोस रिवर भी बहती है। ये एक रिजर्व है, लेकिन इनमें से कई हिस्से ऐसे जो ट्रेडिशनल लैंड के हैं, जो इसकी बाउंड्री से बाहर रहते हैं, इसलिए मुद्दा ये है कि शायद यहाँ समस्या बढ़ सकती है। तो माचू पिरू की बात हुई, यहीं पर है माचू पिचू के माउंटेन्स। कहाँ पर है माचू पिचू, इट्स इन पेरू। पेरू में स्पेसिफिकली आपको नाम पता ही होगा लीमा का, जहाँ लीमा की टॉक्स हुई थी, इसलिए रीजन यहाँ पर एंडेस माउंटेन्स भी है। तो पेरू की लोकेशन ज़रा जान लीजिए कहाँ पर है। ये रहा पेरू। पेरू के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील ये रहा, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है, ये है बोलिविया, ठीक।
आपको इसके आसपास और कोलंबिया भी देखने को मिलेगी और वेनेजुला, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये है आपका असल में अमेजॉन फॉरेस्ट का रीजन। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ये पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट है। तो ये अमेजॉन रिवर यहाँ बहती है। तो यहाँ आपको पेरू दिख रहा है, ये ऊपर कोलंबिया का रीजन आ गया, बोलिविया, ब्राज़ील। तो इस पूरे रीजन में ये जंगल फैला हुआ है। तो यहाँ के एरिया में आपको देखने को मिलती है माशू पेरू की ट्राइब। पेरू असल में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। नीचे यहाँ चिली फिर आपका आ जाता है नीचे की साइड। चिली का तो आपको पता ही है, ये रीजन चिली का है, ठीक है। यहीं आसपास आपको ग्वाटेमाला और इक्वाडोर भी देखने को मिलते हैं। ये अगर मैं आपको बोलूँ तो ये मान लो क्या है, ये ऊपर वाला दिस इज़ इक्वाडोर, ठीक है। दिस इज़ बोलिविया, दिस इज़ ब्राज़ील, और ये नीचे जो मिर्ची की तरह दिख रहा है ये है चिले, या चिले भी इसे कहते हैं, ये वो कंट्री है। तो ये मेजरली जो एरिया है ये कहलाता है, इनमें से मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो सारे पैसिफिक अलायंस के मेंबर्स हैं, ना कि मर्कोसुर के। यहाँ दो इंपॉर्टेंट ट्रेड ग्रुप्स हैं, पैसिफिक अलायंस और मर्कोसुर, जिसमें उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना आर पार्ट ऑफ मर्कोसुर। दो ट्रेडिंग ग्रुप हैं, मर्कोसुर और पैसिफिक अलायंस, जो सबसे प्रमुख है यहाँ पर। तो मर्कोसुर जो सबसे बड़ा है, इसके अंदर चार आप कह लो, उरुग्वे प्लस पैराग्वे प्लस अर्जेंटीना प्लस ब्राज़ील इसका पार्ट है। बाकी आपके पेरू की बात कर लो, चिले की बात कर लो, ये पार्ट है किसका, तो ये है पैसिफिक अलायंस के पार्ट, ठीक है। हमें जाना रेन फॉरेस्ट अमेजोन का कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ के बारे में। और इतना ही नहीं, हमने ये भी जाना कि भाई यहाँ पर कौन कौन से रीजन है। एक बार ना ये भी देख लेते हैं कि जब इतना कर ही रहे हैं तो पूरा रीजन क्या करें, डिस्कस कर लें एक बार, कहाँ इस पूरे कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो देखिए, सबसे आसान पहचान है ब्राज़ील को और अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यहाँ पर इसके साइड में है चिले, ठीक है। पैराग्वे और उरुग्वे दो आपकी कंट्रीज़ आ गई। तो अगर आपको इसको सिंपली याद रखना है तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा है इट इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील के ठीक ऊपर जो है फ्रेंच गिनी, फ्रेंच गिनी के बाद सरीनाम, गयाना, गयाना वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जो खेलती है उसका एक पार्ट है गयाना, गयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, और फिर आपका यहाँ पर आता है पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और नीचे आपका चिले। तो ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। इसकी सारी कंट्रीज़ को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फ्रेंच गिनी, गयाना, बोलिविया, उरुग्वे, पैराग्वे, ये इस रीजन की कंट्रीज़ हैं। ज़्यादा कंट्रीज़ है भी नहीं, डिफाइन करना बहुत ईजिली आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही यहाँ से गुजरता है। यहाँ पर है फॉकलैंड आइलैंड, जहाँ पर जंग हुई थी, जिसके लिए अर्जेंटीना और यूके के बीच में। लगातार चाइना अपनी प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ा रहा है, ठीक है। ऊपर कैरेबियन सी है, ये भी हमें पता ही है। यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स भी है, ये रीजन है। इसके इधर आपका सेंट्रल अमेरिका है और यहाँ ऊपर नॉर्थ अमेरिका का रीजन आता है। तो ये हमने समझा इस ज्योग्राफी को। अब पेरू इक्वेडर कोलंबिया के बीच में है, चिली पैसिफिक के बीच में है, ब्राज़ील और पैसिफिक ओशन के पास बाउंड्री है। एंडिस माउंटेन यहाँ से गुजरते हैं, अमेजॉन यहाँ से बहती है ईस्टर्न पार्ट से, और मेजरली मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और फिशिंग के सेक्टर में ये देश इन्वॉल्व रहता है। यहाँ टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे सेक्टर हैं जो आप बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं, इसलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए पेरू के बारे में। अब बात करते हैं एक नई चीज़ के बारे में जो हुई है यूक्रेन में। यूक्रेन के बारे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है रिगार्डिंग न्यूक्लियर सेफ्टी। उनका कहना है कि ज़ैपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हुए हैं और वहाँ जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस है। इससे न्यूक्लियर सेफ्टी हैम्पर हो सकती है दुनिया की, और लगभग 50 देशों ने इसको सपोर्ट किया है। तो सवाल ये है कहाँ पास हुआ है, जनरल असेंबली में। तो जब जनरल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो क्या वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग होता है? नहीं। ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली से पास हो रहा है वो बाइंडिंग नहीं होता है। आपको बाइंडिंग चीज़ें करने के लिए उसको सिक्योरिटी काउंसिल से पास कराना पड़ेगा, जो कभी पास हो नहीं पाएगा क्योंकि रशिया वहाँ बैठा है और वो चीज़ों पे लगा देगा वीटो, या फिर चाइना लगा देगा वहाँ पर वीटो। तो अभी जो कंसर्न्स ये किए गए हैं कि IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसने कहा है कि न्यूक्लियर सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, और दुनिया और यूरोप के टॉप 10 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें से एक ज़ैपोरिज़िया है, और यहाँ पर रशिया के कंट्रोल में है 2022 से ये, जहाँ पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। लेकिन यहाँ कहा यह जा रहा है कि शायद लीकेज हो, यहाँ के आसपास शेलिंग हो रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं, तो अगर अचानक से यहाँ कोई ब्लास्ट होता है तो फिर कोई बचाने वाला बचेगा नहीं, और ये बहुत बड़ी खतरनाक न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए और यूरोप के लिए भी। तो ज़ैपोरिज़िया कहाँ पर है? यूक्रेन में है। कहाँ लोकेटेड है? तो यहाँ पर आप देखो तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर मेजरली ज़ैपोरिज़िया का रीजन है, ये है साउथ यूक्रेन NPP न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्लेमेनिट्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। याद रखिए यूक्रेन
यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है, बहुत बड़ी कंट्री है ये, और पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था। यहाँ तक कि यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स भी यहाँ लगे होते थे। जब यूएसएसआर का विघटन होता है, यूक्रेन फॉर्म होता है, तो ये अपने वेपन्स जो यूएसएसआर को वापस कर देते हैं। लेकिन यहाँ बहुत मात्रा में अभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और ख़ासतौर पे जो एक चेर्नोबिल का बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वो भी यूक्रेन में ही हुआ था, जिसके लिए पहले पूरी इतिहास को पता है कि हाँ ये हुआ था। ये यूक्रेन है, इधर बेलारूस है, यहाँ पर रशिया है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये क्रीमिया का रीजन है, जिसको कि रशिया ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था। इस रीजन की मैं बात करूं तो डोनास्क और लोहांस्क का रीजन यहाँ पर है, ठीक है। इधर कीव का रीजन पड़ता है जो उनकी राजधानी है। तो ये जो यूक्रेन की बेसिक ज्योग्राफी है ये आपको पता होना ही चाहिए। नीचे इसके ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, ठीक है, कर्च स्ट्रेट, ये सब आपको याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या लोकेशन यहाँ पर है। इस मैप में आप देख ही रहे हैं। तो यूक्रेन को हमें ढंग से ज़रूर करना है। अगला आर्टिकल बात करता है मैकेंजी रिवर के बारे में। मैकेंजी रिवर असल में कनाडा में बहने वाली एक रिवर है जो अपने हिस्टोरिक लो लेवल पे जा चुकी है। बहुत कम पानी वहाँ बह रहा है और वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो परेशान हो चुकी हैं। तो मैकेंजी रिवर कहाँ पर है? तो मैकेंजी रिवर असल में ब्यूफोर्ट सी तक जाती है, और ये जो वहाँ का ग्रेट स्लेव लेक है उससे भी जुड़ी हुई। देखिए ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है? कनाडा में यहाँ पर है, और यहाँ से मैकेंजी रिवर जाती है, ब्यूफोर्ट सी तक जाती है। यहाँ के आसपास जो इंपॉर्टेंट जैसे ग्रेट बेयर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है, हे रिवर है, आर्कटिक रेड की बात कर लो या फिर ब्यूफोर्ट सी की बात कर लो, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है, तो स्लेव लेक के बारे में आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, शायद अफ्रीका में होगा या यूएसए में होगा, पर असल में कनाडा में है। ब्यूफोर्ट तो चलो हम सब पढ़ते हैं, इट्स नियर कनाडा इटसेल्फ। और ये रिवर किसकी बात कर रहा हूँ? मैकेंजी, जो बहुत लो लेवल पे बह रही है। इट्स बिग कंसर्न। चलो इतना हमने समझा, मैकेंजी, ब्यूफोर्ट और ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है, तो ये ऑल पार्ट ऑफ कनाडा। हम ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री के बीच में है, जैसे यूरोन की हम बात कर लें तो वो तो अलग ही कहानी है। यहाँ पर हम ग्रेट बेयर और ग्रेट स्लेव लेक और मैकेंजी रिवर के बारे में जान रहे हैं जो कनाडा में सिचुएटेड है। तो यहाँ से आपको दिखे कि ये ग्रेट स्लेव लेक से ब्यूफोर्ट सी तक जाती है। ये रीजन है जो कनाडा से होके ये रीजन पूरा का पूरा रिवर गुजरता है यहाँ से, ठीक। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। भारत की जन औषधि केंद्र, आपको पता होगा जहाँ पर जेनरिक मेडिसिन मिलती है, सस्ती होती है, उसका पहला ओवरसीज ऑफिस खोला है। कहाँ? तो मॉरिशस में। मॉरिशस कहाँ है? अफ्रीका में, इंडियन ओशन के रीजन में है। यहाँ ये जन औषधि केंद्र खोला गया भारत और मॉरिशस के हेल्थ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को दर्शाते हुए। ये जन औषधि केंद्र खोलने का मतलब है कि अब जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो मॉरिशस के लोगों को भी मिल पाएगी। मॉरिशस भारत के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि मॉरिशस की जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है। यहाँ तक कि जो उनके हेड ऑफ द स्टेट है वो भी भारतीय मूल के हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा से एक बड़ा तबका जो यहाँ पर काम करने गया था वो वहीं बस गया और आज उनके ही वंशज यहाँ पर रहते हैं। और भारत मॉरिशस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है। और इसीलिए भारत का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ खोला है? मॉरिशस में। ये मौका है जब हम जाने कहाँ लोकेटेड है मॉरिशस। तो असल में मॉरिशस के पास अगलेगा आइलैंड है जहाँ पर भारत ने ऑलरेडी एयर स्ट्रिप डेवलप किया है और एक जेटी की भी शुरुआत की है, जहाँ से भारत चाहे तो मेडागास्कर का जो चैनल है इसके ऊपर पूरा का पूरा नज़र रख सकता है। केप ऑफ गुड होप नीचे जाता है अफ्रीका के नीचे, तो वहाँ जो भी घटित होगा उसके बारे में भारत आसानी से नज़र रख पाएगा। तो अगलेगा आइलैंड जो मॉरिशस का ही पार्ट है, यहाँ ऑलरेडी भारत अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इसके आसपास कोमोरोज आइलैंड है जहाँ फ्रेंच कंट्रोल एक तरह से, तो भारत यहाँ भी अपनी पैठ बढ़ा रहा है। भारत ने हालांकि कोशिश ये की थी कि सेशल्स के एजम्पशन आइलैंड में भारत की एक मिलिट्री बेस बन जाए, लेकिन एजम्पशन आइलैंड में वो हो नहीं सका क्योंकि सेशल्स में सरकार बदल गई और फिर कहा यह जाने लग गया कि भारत अगर वहाँ कोई एक्टिविटीज़ करता है उस आइलैंड पे, एजम्पशन आइलैंड के ऊपर, तो उसकी बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो सकती है। इसलिए भारत को वहाँ पैर पीछे खींचने पड़ गए। लेकिन अब भारत अगलेगा आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पुश कर रहा है। तो कोमोरोस, अगलेगा और तीसरा जो एजम्पशन आइलैंड है, तीन मेन फोकस थे इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशन के इस रीजन में, अफ्रीका के करीब, जहां इंडिया अपने आप को पुश कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अगर आप देखो इस रीजन में तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं और जो ऑफशोर लोकेशंस हैं जहां चाइना अपनी आप को स्ट्रांगली पुश कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की, जिसके लिए आपको पोर्ट ऑफ दोरेला, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, खाओपियो पोर्ट इन म्यांमार, तो ये पूरा सर्कल आपको दिख रहा है भारत के आसपास बनता हुआ। तो इसके खिलाफ कहा जाता है भारत एक आयरन कर्टन बना रहा है या फिर एक गार्लैंड ऑफ डायमंड भी कहते हैं। तो अगर आप ये फिर डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी भी से कहते हैं कि भारत भी कोमोरोस में, एजम्पशन आइलैंड में, सेशल्स के यहाँ
सेशल में ही है अजम्पशन आइलैंड, यहाँ आपका अलगेला आइलैंड में और अपने मिनिको आइलैंड में और अंडमान निकोबार में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो यहाँ से वो उसको घेरने की अलग तैयारी कर रहा है, ताकि जो आइलैंड भारत को घेरे हुए हैं, यहाँ सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में यहाँ डेवलप कर रहा है, फिर चांगे पोर्ट सिंगापुर में वहाँ डेवलप कर रहा है। तो भारत भी इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर एक और स्ट्रिंग बना रहा है, ताकि चाइना अगर अपनी इंडिपेंडेंस और जो अपनी स्ट्रेंथ है यहाँ शो करता है भारत के खिलाफ, तो भारत भी उनको रोक सके। तो याद रखिए मॉरिशस क्यों रेलेवेंट है। जन औषधि केंद्र यूं ही नहीं खोला गया, भारत के साथ हेल्थ पार्टनरशिप है। मॉरिशस कहाँ लोकेटेड है, तो ये जो टुकड़ा आपको दिखता है ना, टूटा हुआ टुकड़ा, ये असल में मेडागास्कर है। यहाँ पर सामने मोज़ेम्बिक है, इसके सामने ही रीजन है मॉरिशस का, जहाँ ऊपर है अलगेला आइलैंड, और मेडागास्कर के ठीक ऊपर अजम्पशन आइलैंड है। इसके यहाँ जो ये सेशल्स का पार्ट है, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमोरोस, सेशल्स, अजम्पशन आइलैंड और अगलेगा आइलैंड। अगलेगा आइलैंड इज पार्ट ऑफ मॉरिशस, अजम्पशन आइलैंड पार्ट ऑफ सेशल्स, और कोमोरोस असल में फ्रेंच टेरिटरी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर क्यों इसकी रेलेवेंट है। अब एक और आइलैंड की बात करते हैं जिसका नाम है फाइलाका आइलैंड। फाइलाका आइलैंड कहाँ पर है, तो फाइलाका आइलैंड असल में कुवैत में है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बोला है कि उनको एक बहुत बड़ा ऑयल का डिस्कवरी हुआ है अल नोकाथा फील्ड में, जो कि फाइलाका आइलैंड के करीब है। यहाँ पर 3.2 बिलियन बैरल्स मिलने की संभावना है, और ये रिजर्व पूरे कुवैत की जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको 3 साल तक ले जा सकते हैं, इतना इसमें प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कहाँ पर है फाइलाका आइलैंड, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पर्शियन गल्फ और ईरान के बीच में बसा हुआ है। कहाँ पर ज़रा देखते हैं, यहाँ पर है आपका फाइलाका आइलैंड। फाइलाका आइलैंड ये कुवैत है, इधर आपको इराक है, फिर यहाँ ईरान है, पर्शियन गल्फ में ही स्थित है ये। तो फाइलाका आइलैंड आपसे पूछे तो कहाँ पर है, तो ये इट्स पार्ट ऑफ कुवैत। कुवैत में ही मिला है, पर्शियन गल्फ में ही है, और यहाँ बहुत सारा आपको ऑयल रिजर्व मिला है, जिसको लेकर काफ़ी उत्साहित है कुवैत की, उनको और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने का मौका यहाँ मिलने की पूरी संभावना है। तो फाइलाका आइलैंड कहाँ पर है ये भी आपको याद होना ही चाहिए। तो कुवैत की खास बात यह है, कुवैत के साथ हमारा एक पुराना सिविलाइजेशनल रिश्ता रहा है। अगर हम कहें तो मेसोपोटामियन स्टाइल एक आर्किटेक्चर की बात करें, इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं, हमारे साथ एक सिविलाइजेशनल रिलेशन का रहा है। और जो एक पुरानी जो दुनिया की सभ्यताएँ हैं वो भी हम इनके साथ रहे हैं। सुमेरियन सिटी स्टेट ऑफ उर जो था वो यहीं पर है, मेसोपोटामिया का रीजन यहाँ था। दिलमन सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ स्टैब्लिश किया करती थी, और दिलमन सिविलाइजेशन 4000 BC तक थी। तो दिलमन सिविलाइजेशन कहाँ पर थी, इट वॉज इन कुवैत। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेस कहाँ पर है, फाइलाका आइलैंड कहाँ पर है। तो वो पर्शियन गल्फ में कुवैत का एक हिस्सा है, जहाँ पर बहुत सारा ऑयल का रिजर्व देखा गया। काश हमें भी मिलता, पर इनको मिल गया, कोई बात नहीं, पहले भी ढेर सारा था, कुछ और मिल गया। अब बात आती है हमास की। हमास ने कहा है कि जो उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के आरोप लगे हैं उसका पूरा विरोध करते हैं, उन्होंने कोई वॉर क्राइम नहीं किया। तो पहली बात, हमास है कौन जी, तो हमास असल में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंट्रोल है अभी गाज़ा के ऊपर। इनके ऊपर आरोप क्या लगा कि गाज़ा से जो अटैक हुआ था इज़राइल के ऊपर, जहाँ कई सारे इजरायली सिटीजन्स को इन्होंने कैप्चर करके टनल्स के थ्रू ये दोबारा लेके आ गए थे गाज़ा में, और वहाँ उन्हें अभी तक बंदी बना के रखा है। उसके बाद इजराइल ने बहुत भयंकर जवाबी कार्रवाई करी थी गाज़ा के खिलाफ, और गाज़ा उसमें लगभग ध्वस्त हो रखा है। तो ये वो ग्रुप है जिसके ऊपर ऑपरेट करता है हमास, और हमास का कहना है भाई हमने कोई ऐसा अटैक नहीं किया, हमने कहा कि ये सब झूठ है, मक्कारी है, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो पहली बात, कहाँ लोकेटेड है ये सब, इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए इसराइल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ आपको गाज़ा दिखेगा, कहाँ आपको हमास दिखेगा। ज़रा एक वर्ल्ड मैप में देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया तो रहे। मान लो ये वो जगह है, सॉरी लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ मान लो अगर इसराइल है तो कोने के पोर्शन में गाज़ा है, मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है, और दूसरी तरफ इज योर वेस्ट बैंक जहाँ पर फाता का कंट्रोल है। तो गाज़ा कंट्रोल करता है कौन, हमास। हमास को इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ईरान से मिलता है, इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है इस रीजन में वो। तो खैर ये आपको आई होप हमने पहले बहुत बार हमास के बारे में, हजबुल्ला के बारे में, हाउतीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो आपको पता होगा। फाइलाका आइलैंड कहाँ है ये भी आपको पता लग गया। फाइलाका आइलैंड इज इन पर्शियन गल्फ। किसका है, तो कुवैत का है। इसकी रेलेवेंस क्या है वो हमने जान लिया। हमने हमास के बारे में भी जाना, और हमास सॉरी मैप तो है ही हमारे पास। ये रहा गाज़ा, तो यहाँ कब्ज़ा है किसका, तो हमास का। यहाँ ऊपर है लेबनान, यहाँ पर बैठा हुआ है हिजबुल्ला, और यहाँ बिल्कुल यहाँ यमन में बैठा हुआ है हाउती रिबल्स का ग्रुप।
तो 3 नाम याद रखिए, हाउती, हमास और हजबुल्ला, तीनों एच से है। और ये गाज़ा सिटी है, यहीं पर आपका खान यूनिस है, एरेज क्रॉसिंग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची है। तो इस रीजन में कौन कंट्रोल करता है? तो हमास। क्या वेस्ट बैंक जो यहाँ का रीजन है, क्या इसकी बाउंड्री लगती है मेडिटेरेनियन सी से? तो नहीं लगती है, गाज़ा की लगती है। तो ये हमने समझा इसके बारे में, ठीक है। अब बात आई है एवरी कोस्ट के बारे में। एवरी कोस्ट अफ्रीका की 10वीं कंट्री बन गई जिसने यूएन वाटर कन्वेंशन को साइन किया है। असल में ये जो कन्वेंशन है 1992 में लागू हुआ था, 1996 से अप्लाई भी हो चुका है। इसमें ट्रांस बाउंड्री वाटर का यूजेस कैसे करना है, उसको किस तरह सस्टेनेबली मैनेज करना है, इसके बारे में भी बात की जाती है कि जो कंट्रीज़ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन करेगी, उसके अंदर जो एग्रीमेंट्स होंगे, जॉइंट बॉडीज़ बनेगी, उसके ऊपर काम करता है। और किस तरह से जो कोशिश हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट करने की सिस्टम की या पार्टनरशिप की, उसके ऊपर फोकस करता है। ये ऐसा नहीं कहता कि दो देशों के बीच में अगर ट्रांस बाउंड्री कोई पार्टनरशिप हो रही है, ट्रांस बाउंड्री पार्टनरशिप ओवर वाटर मतलब कोई रिवर बहती है बीच में से, उसके ऊपर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसकी बात वो कर रहे हैं। या इनका कहना ये है कि हम इसको रिप्लेस नहीं कर रहे कि भाई कोई 2 देश हैं वो कुछ एग्रीमेंट करें तो हमारे कन्वेंशन के थ्रू वो नहीं। ये असल में इनकरेज करता है कि कैसे आप और बेहतर डेवलप कर पाओ, कैसे और कोलेबरेट कर पाओ, उसके ऊपर फोकस है। तो वाटर कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट टूल है टू प्रमोट एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.5, जहाँ पर सारी की सारी 6 और 5 को पाने की कोशिश है, जहाँ से आप पानी के की उपलब्धता जो है, अवेलेबिलिटी, उसको इंश्योर करते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक और ग्रुप जो नाम में आया वो था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, जो 1947 में बना था। इसका भी काम यही कि अपने देशों के आसपास इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बढ़ावा देना, इंटीग्रेशन का बढ़ावा देना। इसका कोई लेना देना यूएन वाटर कन्वेंशन से नहीं है। यूएन वाटर कन्वेंशन को किसने ज्वाइन किया अफ्रीका में? आइवरी कोस्ट ने, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में एक जगह की और एक कुछ नदियों की, तीजू और जुंग की रिवर। तीजू और जुंग की रिवर असल में नागालैंड में है और इन रिवर्स को यूज़ किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पर इनलैंड वाटरवे डेवलप करने की बात की जा रही है, तो ये डेवलपमेंट होगा। हाल ही में इसको नेशनल वाटरवे 101 डिक्लेयर किया जा रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं तीजू और जुंगी कहाँ पर है, तो आपके पास उसका जवाब तैयार होना चाहिए, ठीक है। तीजू जुंगी को जो आप देखें लोकेशन, तो नागालैंड में बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन इससे आप नागालैंड में, ये आपको दिख रहा होगा, ये इस रीजन में यहाँ जुंगी और ये रहा तुजू। असल में तीजू इसकी ट्रिब्यूटरी है, पर ये 2 रिवर्स के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वाटरवे बनाएं जिससे यहाँ और डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन की, मूवमेंट की। तो नेशनल वाटरवे 101 विल बी इन नागालैंड। तो ऐसे कई और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप इस हमारे चैनल से जाकर इसका कंटेंट और वीडियोज़ इससे और पा सकते हैं। PWOnlyS ऑफिशियल चैनल का नाम है। लेकिन उससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं और ये आपसे मैं पूछता हूँ कि जो हमने पढ़ा क्या अब आपको याद है या नहीं। तो माचू पिरू की जब मैं बात करूँ कहाँ पर है वो, तो आपको याद रखना है कि भाई माचू पिचू से जुड़ा हुआ कुछ मामला है। कहाँ पर है ये लोग बैठे हुए, ये बताइए। तो ये बैठे हैं पेरू में। पेरू कहाँ पर है? पेरू की लोकेशन क्या है? तो पेरू यहाँ पर कहीं है। यहाँ पर माचू पिचू जगह भी है और माचू पिरू ट्राइब भी है। गाज़ा हमास कहाँ है वो आपको पता ही है। मैं आपसे पूछूं मैकेंजी रिवर कहाँ बहती है, ब्यूफोर्ट सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर सिचुएटेड है। ग्रेट स्लेव जो लेक है वो कहाँ पर है, तो वो कनाडा में सिचुएटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री है, बोलिविया कहाँ पर है, कोलंबिया कहाँ पर है, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब कहाँ है ये आपको पता होगा। चिले कहाँ पर है ये आपको पता होगा। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि अफ्रीका की एवरी कोस्ट ने किसको ज्वाइन किया, यूएन वाटर कमीशन को ज्वाइन कर रखा है। भारत इस रीजन में यहाँ पर कौन कौन से, कहाँ पर एलेगेला है, यहाँ सेशल्स अगर है तो यहाँ कौन सा आइलैंड है, कॉमोरोस, यहाँ पर है एजम्पशन आइलैंड। इधर जाकर मॉरिशस का कौन सा आइलैंड है जहाँ भारत ने एयर स्ट्रिप बनाई है, जहाँ इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अगलेगा, विच इज़ पार्ट ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस, कॉमोरोस, एजम्पशन, सेशल्स आइलैंड, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी कंट्री है, मेडागास्कर। यहाँ पर आपकी कौन सी कंट्री होगी, मोज़ेम्बिक। यहाँ पर भारत को प्रेजेंस मिलती है। आसपास कौन से पोर्ट भारत और डेवलप कर रहा है, खाओ पियो पोर्ट कहाँ पर है। इस तरह की चीज़ों को हमने डिस्कस किया, उसको अब आप लोकेट कर सकते हैं मैप में और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। और मेरा सवाल, माचू पिचू आइलैंड कहाँ पर है, माचू पिचू माउंटेन्स कहाँ पर है, बहुत एक रमणीय यानी घूमने योग्य जगह है। 2 जगह न्यूज़ में है इस हफ्ते अफ्रीका की, जिसको हम अक्सर नहीं पढ़ते, रवांडा और लाइबेरिया, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन को देखिए। रवांडा इज एन ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री ओपन टू द इंडियन ओशन। याद रखिए, ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। तो रवांडा अफ्रीका की ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है कह रहे हैं। दूसरा, रवांडा इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ 1000 हिल्स ड्यू टू इट्स माउंटेनियस टेरेन एंड
लेक विक्टोरिया इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन रवांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस क्वेश्चन से हम दो चीजें सीखेंगे, एक रवांडा की लोकेशन, दूसरी लेक विक्टोरिया किन किन देशों के बीच में है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओनली 1, 2, 1 एंड 3 या 3 ओनली। सोचिए इसके बारे में, रवांडा अफ्रीका के क्या ईस्ट में है, क्या ये लैंड ऑफ थाउजेंड हिल है, क्या ये विक्टोरिया के साथ इसकी बाउंड्री लगती है या नहीं। अगला क्वेश्चन, कुछ देश अपनी कैपिटल शिफ्ट कर चुके हैं, उनके बारे में है। म्यांमार ने अपनी पुरानी कैपिटल यांगून को नेपिडो में शिफ्ट किया, कजाकिस्तान ने अस्ताना से अपनी कैपिटल को नूर सुल्तान में शिफ्ट किया, और लाइबेरिया ने मोनरोविया से अपनी कैपिटल को बागना में शिफ्ट किया। क्या इनमें सही आंसर है? ओनली 1, ओनली 2 और 3 या 1? दोनों ऑप्शन क्वेश्चन आपने सुन लिए, समझ लिया। अब इसके हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कई लोग ये पूछते हैं सर इस सेशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। तो इस जो वीडियो है इसके नीचे लिंक होगा, वहां पर पिन सेक्शन में लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करते ही आप अपना पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सारा का सारा पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। जिससे आपको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अपने मैप में मार्क कर लेना है, या अपने एटलस में जिस मैप पे उसको मार्क करोगे वहां आपको एक स्टिकी नोट चिपका देना है, भाई ये जगह है, और मुझे इसको याद हो जाए, मैं इसको पिक्चोरली रिवाइज कर पाऊं। तो ठीक है, अब दो क्वेश्चन हमने देखे, दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था लाइबेरिया के बारे में। लाइबेरिया एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका में पहले क्या होता था, स्लेव ट्रेड होता था, यानी अफ्रीका से स्लेव बना के लोगों को ले जाते थे अमेरिका में, और वहां उनके साथ बहुत ज्यादतियां होती थी। बाद में जब स्लेव ट्रेड बंद हो गया तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम जो स्लेव्स हैं उनके लिए एक अलग देश बना दे। तो अफ्रीका में एक देश, लाइबेरिया को इंडिपेंडेंस मिली, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, जहां पर यह देश बसाया गया। लेकिन दिक्कत ये थी, लाइबेरिया का मैप अगर आप देखो ना तो आपको अमेरिका के फ्लैग की तरह दिखेगा, जो उनका फ्लैग भी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो लोग वहां गए रिसेटल होने, असल में उन्होंने भी बहुत ज्यादतियां, वहां जो मजबूत लोग थे उन्होंने कमजोर लोगों के खिलाफ बहुत अत्याचार किए। लाइबेरिया की स्थिति बहुत खराब हो गई, आज भी खराब ही है। तो रिसेंटली न्यूज में लाइबेरिया आया इस वजह से कि लाइबेरिया का जो कैपिटल है वो है मोनरोविया। मोनरोविया में बहुत सारे फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से उनका विचार है कि यहाँ का कैपिटल बदल देते हैं, लेकिन अभी तक बदला गया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन था, जो तीसरा ऑप्शन था सॉरी, कि लाइबेरिया ने एक नया सिटी बना दिया, वो गलत है। अभी वो डिस्कस ही कर रहे हैं। दूसरी बात आई है म्यांमार की। तो म्यांमार ने सही में अपना कैपिटल, जो उनकी मिलिट्री जनता का रूल था, जुनता मतलब वहां की मिलिट्री का शासन, उन्होंने कैपिटल अपना रंगून या यंगून से शिफ्ट करके नेपिडो में कर दिया। और जो बात आ रही थी अस्थाना के ऊपर, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना ही है, अस्थाना का नाम बदल के अब उसको नूर सुल्तान किया गया है। बहुत सालों पहले जब शुरू में 1991 के आसपास कजाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, तब इसकी राजधानी हुआ करती थी अल्माटी, लेकिन 1997 में इसकी नई राजधानी बनी अस्थाना, और तब से अस्थाना ही राजधानी है, बस इसका नाम बदल के अब नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया भाई कि क्या कंट्री है, कौन सी कैपिटल है और कहां शिफ्ट किया गया। जरा लोकेशन देख लेते हैं कहां कहां पर स्थित है। तो पहली बात आई लाइबेरिया की। तो लाइबेरिया आप देखो तो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे आपको लाइबेरिया यहां दिखेगा। इसके बगल में दो देश हैं, सीरा लियोन और कोते दिवेर है। यहां देखो छोटा सा सीरा लियोन है, यहाँ कोते दिवेर है। इसके बाद गिनी है, गिनी बिसाऊ है, सेनेगल है, मॉरिशियाना है। तो जो आप अगर इस तरह से याद करो कि भाई यहाँ पर कोई बड़ी कंट्री है जो मुझे याद रह पाए, तो आपको नाइजीरिया का नाम याद रहेगा, क्योंकि नाइजीरिया से हम बहुत सारा ऑयल भी खरीदते हैं। तो यहाँ नाइजीरिया है, नाइजीरिया के ऊपर ठीक नाइगर है। ये दो देश नाम याद करने आसान है, नाइजीरिया, नाइगर। और नाइजीरिया के बाद बेनिन, टोगो, घाना, कोटे दिवोर, लाइबेरिया, सीरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाऊ, सेनेगल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। यानी ये अगर लाइबेरिया है तो ये कौन सा है, कोते दिवोर, ये क्या है, घाना, ठीक है, ये कौन सा देश है, नाइजीरिया, ये कौन सा देश है, नाइगर, ये कौन सा देश है, चैड बीचों बीच है। ठीक है, यहां आ जाओ तो ये कौन सा देश है, सीरा लियोन, ये कौन सा देश है, गिनी, फिर गिनी बिसाओ और मॉरिशाना करके आप इसको याद कर सकते हो, सेनेगल, मॉरिशाना, इस तरह आप इसको याद कर सकते हो कि भाई हमने एक कोस्ट कर लिया। ठीक है, अब बताता हूं आपको कि कहां पर है रवांडा। रवांडा देखिए यहां स्थित है, ये है रवांडा। अब आप गौर से देखो, जो वाटर बॉडी है ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की बाउंड्री कहीं से रवांडा से नहीं लग रही है। लेक विक्टोरिया असल में यहां तंजानिया है, ठीक है, यहां युगांडा है और ये कीनिया है। इन तीन देशों के बीच में लेक विक्टोरिया की बाउंड्री लगती है। ये रवांडा है, रवांडा के नीचे बुरुंडी है, और ये डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये है वो देश जो स्थित है। अब रवांडा की राजधानी, पहली बात, रवांडा की बाउंड्री कहीं से भी विक्टोरिया से नहीं मिलती, तो हमारा वो ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, रवांडा बहुत ही माउंटेनियस रीजन है, तो बिल्कुल सही है, लैंड ऑफ थाउजेंड माउंट हिल्स इसे कहा जाता है। अब तीसरी बात जो रवांडा की है उसकी खास बात, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं रवांडा की। रवांडा असल में एक लैंडलॉक कंट्री है, जो कहाँ, सेंट्रल या ईस्टर्न आप कह सकते हो, वेस्ट में तो नहीं है, सेंट्रल या ईस्टर्न अफ्रीका में है। प्लस यहां बहुत इतिहास रहा है हिंसा का। दो ग्रुप हुआ करते थे, हुटूज एंड
तुत्सी, यहाँ पर बहुत बड़ा इनके बीच में क्या हुआ, हुतू और तुत्सी के बीच में एक जेनोसाइड हुआ था, जहाँ तुत्सी ट्राइब के साथ तो बहुत बड़ा एक जेनोसाइड किया गया था। तो यहाँ जो जेनोसाइड हुआ उसके बाद से लेके आज ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। आज डेवलप इन द सेंस काफ़ी ग्रोथ इसने देखी है, और यहाँ इलेक्शन हुए, तो जहाँ दोबारा इलेक्शन में जो पार्टी है वो इलेक्शन जीती है, और इसलिए जगह न्यूज़ में थी। तो रवांडा कहाँ लोकेटेड है, इसकी राजधानी क्या है, किगाली। किगाली में आपको पता है इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अगर मैं इसकी जो देखूं बाउंड्री कौन कौन सी है रवांडा से जिसकी लगती है, तो रवांडा के नीचे बुरुंडी है, यहाँ पर डीआरसी है, इधर क्या है युगांडा, यहाँ तंजानिया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। और ये रहा आपका, यहाँ पर इस लोकेशन पर आपको दिखेगा रवांडा की जो जगह है वो यहाँ पर है। तो रवांडा की बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है, युगांडा से, तंजानिया से, बुरुंडी से, और डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। ये बिल्कुल जो ग्रेट वेस्टर्न रिफ्ट वैली है उसके किनारे में बसा हुआ एक देश है। तो आप यहाँ से इसको भी रिवाइज कर सकते हो कि भाई मुझे अफ्रीका अगर रिवाइज करना है तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये देश है कौन सा है, सींग वाला, इसे कहते हैं सोमालिया, ठीक है। सोमालिया के बाद ये है इथोपिया, ठीक है। इथोपिया से मैं नीचे आ जाऊं, ये कौन सा देश है, कीनिया। कीनिया से मैं नीचे आ जाऊं, यहाँ पर है तंजानिया, ऊपर है बुरुंडी, यहाँ है रवांडा, रवांडा के बाइट में यहाँ पर है डीआरसी, ठीक है। तो इस तरह आप एक रीजन रीजन याद करो। ये मेडागास्कर है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ मोजेम्बिक है, कीनिया के ठीक, ये इसके ठीक नीचे तंजानिया के, और मोजेम्बिक के ठीक साइड में आपको नीचे पड़ जाएगा साउथ अफ्रीका। यहाँ लेसोथो और मलावी, दो देश जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही हैं। ये दो आपको दिख रहे हैं विद इन साउथ अफ्रीका, देयर टू कंट्रीज, मलावी एंड लेसोथो। इस तरह आप देशों को याद करिए मैप पे, ताकि आपको बार में दिक्कत ना हो। तो रवांडा में हुत्सी और तुतीस और हुत्सूस के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, और आज अभी हाल ही में वहाँ इलेक्शन हुआ है। तो इलेक्शन के बाद वहाँ दोबारा गवर्नमेंट आई, और आज वो थोड़ी स्टेबल देश की तरह देखा जाता है रवांडा। तो रवांडा कहाँ पर है, लोकेशन पता होगा, लेक विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज है पता लग गई। यहाँ पर जो लेक दिखती है वो लेक कीवू है, जो ये दिख रही है आपको कीवू, और कीवू के पास विवाद भी है कीवी के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर। तो कीवू इज द लेक विच इज नियर रवांडा। ये आप क्लियर हो गए अब जगह, ठीक है। तो यहाँ कौन सी इतनी कम्युनिटीज थी, हुतू एंड तुत्सी, जिनके बीच बहुत बड़ा युद्ध एक तरह से हुआ था। कई सारे माउंटेन रेंज जैसे यहाँ अल्बर्टीन लिफ्ट और विरजुना माउंटेन्स यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। ये हमने समझ लिया इस अफ्रीका के लोकेशन के बारे में। अलमाटी यहाँ पे स्थित है, और अस्थाना बिल्कुल ऊपर स्थित है, जो कजाकिस्तान की राजधानी असल में है। अलमाटी नहीं, अस्थाना इसकी राजधानी है, जो बिल्कुल ऊपर यहाँ पर अस्थाना है, नीचे अलमाटी। अलमाटी पहले हुआ करती थी, शिफ्ट होकर अस्थाना बन गई। म्यांमार की नई राजधानी यहाँ नेपिदो में है, जो पहले यहाँ नीचे यंगून में हुआ करती थी। तो ये हमने समझ लिया चारों देशों के बारे में, कहाँ उनकी कैपिटल है, पहले क्या थी, क्या जगह है। यहाँ देखो, अगर मैं बताऊँ कजाकिस्तान को, कजाकिस्तान किस एरिया का पार्ट है, तो कजाकिस्तान इज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, जहाँ बहुत सारा क्या है, कजाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्या है, यूरेनियम है, जो भारत वहां से इंपोर्ट भी करना चाहता है। पर पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया लैंडलॉक्ड है, इसलिए बड़ी समस्या होती है। यहाँ असल में अगर आप देखो तो यहाँ कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान है। ये 5 देश सेंट्रल एशिया के पार्ट बनाते हैं, आपको दिख भी जाएगा। इंडिया के ठीक ऊपर अगर आप देखो तजिकिस्तान है, जहां इंडिया के 2 एयर बेसेस हैं, आईने और फारखोर। इसके ऊपर किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान, यहाँ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान है तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ है आपका कैस्पियन सी, ठीक है। तो आपको इस तरह से ज्योग्राफी याद करनी है भाई, कैस्पियन सी से बाउंड्री लग रही है कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, और यहाँ पर आपका तुर्कमेनिस्तान की, इधर आपका ईरान आ गया। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ अजरबैजान है और ऊपर रशिया है। ये डायरेक्शन है आपको चीजों को याद करने की, ठीक है। बाकी म्यांमार का तो आपको पता ही है, राजधानी क्या है, नेपिदो में, पहले कहा थी यंगून में, यानी रंगून में जिसे हम कहते हैं। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नया मिशन लॉन्च किया है एक एस्ट्रॉइड को पढ़ने के लिए। उस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है, एफोफिस, ठीक है। एफोफिस एस्ट्रॉइड को पढ़ने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उसको स्टडी करने के लिए अपना नया मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो मिशन है वो एफोफिस एस्ट्रॉइड तक जाएगा, 2029 में यहाँ पहुंचेगा। नासा के बाद जो ईएसए है वो दूसरी सबसे बड़ी मेजर स्पेस एजेंसी कही जाती है। हम तो मानेंगे इसरो है, पर ये सही में बहुत सारा काम कर रही है। तो इनका रैपिड एफोफिस मिशन है, जो एफोफिस एस्ट्रॉइड तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया एस्ट्रॉइड के बाद। एफोफिस क्या है, तो एस्ट्रॉइड है, कौन उसके ऊपर मिशन भेज रहा है, ईएसए भेज रहा है, ना कि नासा। ईएसए इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये कहते हैं इस एस्ट्रॉइड को गॉड ऑफ केओस। एफोफिस का मतलब होता है गॉड ऑफ केओस। और एफोफिस के बारे में कहा जाता था कि पहले धरती को हिट कर सकता है, पर नासा ने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत बड़ा तो नहीं है ये, छोटा ही है, पर यहाँ पर एक भेजा गया है, भेजा जा रहा है एक
स्पेस मिशन किसका, ईएसए का। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो न्यूज में थी, वो थी बागमती रिवर। अब बागमती रिवर को लेकर बहुत विवाद है बिहार और नेपाल के बीच में। बागमती का पानी असल में यू से बाढ़ आने की स्थिति बन गई है। बागमती असल में काठमांडू के पास से निकलती है और बिहार में आती है। तो बागमती रिवर इज बिटवीन नेपाल एंड बिहार, और बागमती काठमांडू के पास से निकलती है, और ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है फेमस, उसकी बिल्कुल वो इसके बैंक पर स्थित है, वहां से आती है बिहार तक। तो दिक्कत ये है कि फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस रिवर के बारे में कहाँ लोकेटेड है बागमती, आपको पता लग जाएगा। तो उन्होंने कहा बागमती में फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए नेपाल से उनको बात करना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो शिवपुरी माउंटेन्स है काठमांडू में, वहां से शुरू होती है। लोकेशन इसकी जो इसका ऑरिजिन पॉइंट है, इट्स शिवपुरी। उसको याद करने का तरीका है, शिवपुरी के पास ही कौन सा इंपॉर्टेंट मंदिर है, पशुपतिनाथ का, वहां पर। तो ये दो इंपॉर्टेंट वैली से गुजरती है, चाबोर और महाभारत रेंज से गुजरती है, और ये बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, शेखपुर, खगड़िया से होते हुए बाद में जाकर रिवर कमला में मिलती है जो समस्तीपुर में बहती है। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके ओरिजिन पॉइंट शिवपुरी, इनके बीच में बिहार और नेपाल। और ये इस रिवर की हिस्ट्री है कि इसको विनय पिटिका और जो नंद बग्गा है वहां भी मेंशन किया गया। तो बहुत ऐतिहासिक रिवर है ये। और पहले इसका कोर्स अलग था, ये डायरेक्टली गंगा में आती थी, पर अब इसका खुद का अपना एक नया कोर्स बन गया, खुद से इसने अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है। तो इसको लेकर रिवर मैनेजमेंट को लेकर जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने कहा है नेपाल से कि इसका कुछ हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा नेपाल से और सी बहुत सी रविया है, जैसे गंडक हो गई जिसको वहाँ नारायणी कहते हैं, या फिर कोसी हो गई जिसको लेकर बहुत सारा विवाद है। तो बागमती रिवर के नॉर्थ में ही पशुपति टेम्पल है, और गोकर्णेश्वरा टेम्पल जो है वो भी काठमांडू वैली में यहीं पर है, जो एक इंपॉर्टेंट हिंदू श्राइन है। तो गोकर्णेश्वर टेम्पल और जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो बागमती नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन, बागमती कहाँ से बहती है, शिवपुरी से निकलती है, और इसका जिक्र विनय पिटिका और नंदबग्गा में भी आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। और ये बाद में जाकर कोसी में मिल जाती है, कोसी में ही लास्ट में मिलती है। तो ये बात हो गई बागमती रिवर की। अब एक जगह की बात करता हूं मैं, टाइगर हिल। टाइगर हिल आपको बहुत सारे हिल स्टेशन पे देखने को मिलेगा, चाहे दार्जिलिंग चले जाओ या आप हिमाचल में चले जाओ, शिमला के आसपास। लेकिन असल टाइगर हिल जो न्यूज में रहता है वो ये है, जिसको भारतीय सैनिकों ने बहुत मजबूती के साथ कैप्चर किया था इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999, जिसके आज 25 साल पूरी 25वीं सालगिरह मनाई गई, विजय दिवस। और ये 1999 का विवाद था जो एलओसी पर भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और कारगिल को जीतने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके तहत भारत ने टाइगर हिल पे भी कब्जा किया था, जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। जब उनके आतंकवादी इंडिया में एंटर करके उन इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बैठ गए थे, हुआ ये था कि कारगिल वगैरह का जो इलाका है सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए भारत के कुछ फौजी फिर नीचे आ जाया करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने सर्दियों का फायदा उठाकर वहां पर अपने आतंकवादी भेजे, कुछ अपने सोल्जर्स भी भेजे, लेकिन सिविलियन ड्रेस में, ताकि वहां पर कैप्चर करके बोल दें हमारे लोग तो यहाँ ही नहीं। और उन्हें उन पोस्टों में आकर वो बैठ गए। फिर भारतीय फौज को वहां पर एक ऑपरेशन लेना पड़ा, और उस ऑपरेशन में सक्सेसफुली उन्होंने पाकिस्तानी सारी फोर्सेस को वहां से निकाल दिया, उनकी आर्मी को वहां से हटा दिया। जहां कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, टाइगर हिल, ठीक है, और मुश्को वैली। मुश्को वैली नीचे थी, टाइगर हिल बहुत ऊपर था। तो टोलोलिंग और टाइगर हिल जो सबसे प्रमुख जो बड़ी लड़ाई थी वो यहीं पे लड़ी गई थी, टाइगर हिल पे और टोलोलिंग पास पे। दो टोलोलिंग, टाइगर हिल सबसे ऊपर वाले थे। द्रास सेक्टर के बारे में आप जानते हैं, द्रास यहाँ मेन लड़ाई लड़ी गई थी। द्रास और सबसे मुश्किल चढ़ाई थी टाइगर हिल पे, माना जा रहा था उसको चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय फौजी टाइगर हिल और टोलोलिंग दोनों पे चढ़े थे। तो टोलोलिंग, टाइगर हिल, मुश्को वैली, काकसार, ये इंपॉर्टेंट है। जिस जो हाईवे था उसके ऊपर बराबर वहां से शेलिंग हो रही थी टाइगर हिल से खासतौर पे, तो भारतीय फौजी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो ये अगर इनका कंट्रोल रहता पाकिस्तानी आर्मी का, तो हमारा जो हाईवे है उसके ऊपर उनकी नजर रहती और वो पूरा का पूरा कंट्रोल कश्मीर पे कभी भी कर सकते थे, इसलिए बहुत जरूरी था। तो टाइगर हिल की जब मैं बात करूं, मुश्को वैली की बात करूं, काकर की बात करूं, काकसर की या कारबू की, तो कहाँ है? वो है कारगिल के पास, ऑब्वियसली कश्मीर में, जहां पर कारगिल के दौरान भयंकर युद्ध लड़ा गया था, जिसे हमने विजय के द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा उसके ऊपर कब्जा किया था। टाइगर हिल बहुत महत्वपूर्ण था इस लड़ाई में, तो वो हमने वहां भी उसके ऊपर बाद में कैप्चर किया था, और एक बहुत ऐतिहासिक जीत थी भारत की कारगिल वॉर में, और जहां इंडिया ने सारे पोस्ट पे कब्जा किया था। अगला न्यूज का टॉपिक है बन्नी के बारे में। बन्नी क्या है? बन्नी ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड भारत में बहुत कम है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड ये गुजरात में है, जिसको लेकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है कि अब यहाँ पर चीता का कंजर्वेशन किया जाएगा, ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड में। तो ये असल में बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व है जो रण ऑफ कच्छ के बिल्कुल पास है, और ये एक अर्थक्वेक के बाद एक ऐसा लैंडफॉर्म बना जहां पर इंडस और बाकी रिवर पहले हुआ बहा करती थी, उनसे जो लैंड डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट से ये लैंड बन के तैयार हुआ। और यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है उनमें क्रेटिका, साइप्रस और ग्रासेस मिल जाती हैं। तो
इसी वजह से क्योंकि ग्रासेस बहुत सारी हैं, नीलगिरी हो गई, जकाल हो गया, इंडियन वुल्फ, एशियाटिक वाइल्ड कैट, सिंधी बफेलो, ये सब यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और इसको एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड रिजर्व की तरह से इंडिया में देखा जाता है। और 2019 में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने कहा था कि बन्नी ग्रासलैंड की आप बाउंड्रीज को डिसाइड करो और इसके अंदर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बन्नी कहाँ पर है? तो रण ऑफ कच्छ के बिल्कुल पास ये रहा बन्नी ग्रासलैंड, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रासलैंड में से एक है। 2617 स्क्वायर किलोमीटर, 2617 स्क्वायर किलोमीटर्स इज द एरिया ऑफ बन्नी ग्रासलैंड। ठीक है, गुजरात में स्थित है ये। फिर से मैं रिपीट कर लूँ कि अगर आपको इस वीडियो का पीपीटी चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे जो कमेंट सेक्शन में पिन्ड लिंक है उस पर क्लिक करना और वहां से अपने पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार दोबारा आके आपको एक बार बताता हूँ किन किन जगहों को हमने डिस्कस किया। तो पहली बात हमने बात की किसकी? किगाली की। किगाली का देश कौन सा है? रवांडा। या रवांडा की बात की या किसी और देश की बात की? ऑब्वियसली रवांडा यहां पर लोकेटेड है इस रीजन में। ठीक है, लाइबेरिया यहां लोकेटेड है। ठीक है, बागमती यहां बहती है, शिवपुरी से निकलती है, बाद में कोसी में मिल जाती है बिहार में आकर। ठीक है, फिर हमने बात की एक ऐसे रीजन की जहां ग्रासलैंड है, यहां पर इंडिया के ठीक ऊपर यहाँ पन्नी ग्रासलैंड है गुजरात के ऊपर। ठीक, और हमने बात की म्यांमार के बारे में, म्यांमार यहां पर है स्थित। ठीक, और इंपॉर्टेंट जो जगह है उसकी लोकेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं मैप्स के थ्रू कि भाई आपको कोई दिक्कत उसमें पहचानने में ना हो। रवांडा, ये रहा रवांडा। रवांडा के नीचे कौन सा देश है बताइए? रवांडा के नीचे कौन सा देश है? यहाँ पर लेक विक्टोरिया है जो 3 देशों के बीच में है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया के बीच में। तंजानिया में ही भारत का एक और आईटी सेंटर भी खोला है। ठीक है, तंजानिया में इंडिया ने आईटी सेंटर खोला है। रवांडा की राजधानी किगाली, किगाली में इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये जो जगह है ये कौन सा लेक है मुझे बताइए? यहाँ जो एक वाटर बॉडी दिख रही है इसके पास भी कौन सी वाटर बॉडी है ये? कीवू। इसका नाम कहता है कीवू। एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, कीवू। ये लेक विक्टोरिया है, तंजानिया, युगांडा और कीनिया के बीच में। इसके बाद में सोमालिया है, यहाँ ऊपर इथोपिया है। तो ये जो लोकेशन है इधर आपको क्या कौन सा देश है? इस साइड, दिस साइड ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो आपको एक बड़ा सा देश दिखता है। तो ये इसकी कहानी हो गई, हमने यहाँ से देख लिया। फिर जो दूसरी कंट्री थी वो थी लाइबेरिया, या रेड वाली आपको दिख ही रही है। इसके साइड में सिरा लियोन है और गिनी है, गिनी बिसाऊ है, गाम्बिया है, सेनेगल है और ऊपर मॉरिशियन है। फिर हमने सेंट्रल एशिया की बात की, कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के 5 देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और ऊपर आपका कजाकिस्तान। ये 5 देश हैं और पांचों बहुत रेलेवेंट है भारत के लिए। एक तरफ कैस्पियन सी है, इसके इधर रशिया है, फिर यहाँ पर आपका अजरबैजान है, नीचे आपका ईरान है। अजरबैजान के साइड में यहाँ पर अर्मीनिया आता है, जहाँ पर बहुत बड़ा विवाद रिसेंटली हुआ था नगार्नो काराबाग का। तो वर्ल्ड मैप को आपको इस तरह से रिवाइज करते जाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। म्यांमार की राजधानी नेपिदो है, पहले यंगून हुआ करती थी। फिर हमने देखा एफओफिस के बारे में, जिसको लेकर एक एफओफिस मिशन भेजा जा रहा है, रैपिड एफओफिस सेफ्टी मिशन, जो ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेज रही है। एफएसएस को गॉड ऑफ केओस एस्टेरॉयड भी कहते हैं। कुछ अनुमान था कि शायद भारत में अकेला टकरा जाए। फिर बात आती है काठमांडू से निकलने वाली रिवर बागमती की, जो आकर नीचे कोसी में मिल जाती है और शिवपुरी से निकलती है। बहुत फ्लड्स यहाँ बिहार में आते हैं, इसलिए एक मुद्दा बना हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। तो कहाँ पर ये रिवर है, इसके आसपास का जिक्र वेनापेटिका नंदबग्गा में आता है, पशुपतिनाथ और गोकर्णेश्वर मंदिर इसके आसपास है, जो बहुत महत्वपूर्ण हिंदू साइट्स हैं और काठमांडू वैली का ही पार्ट है। टाइगर हिल की बात की हमने, टोलोलिंग की बात की, मुस्कोश वैली, काक्सर, खारबू की बात की। कहाँ है? सब कश्मीर में ही है, कारगिल के पास। और फिर बन्नी ग्रासलैंड की हमने बात की।